अच्छा बेटा, आप लोगों को पहले हमने ये बता दिया था कि एसिड्स की दो काइंड्स है। कौन कौन सी? करंट एसिड और नॉन करंट एसिड। क्या डिफरेंस बताया था कि ऐसा एसिड जो विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड मुकम्मल तौर पर कैश में कन्वर्ट हो जाए या मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाए, वो करंट एसिड कहलाता है। और ऐसा एसिड जो एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो और हर अकाउंटिंग ईयर में थोड़ा थोड़ा कंज्यूम हो, वो क्या कहलाता है? नॉन करंट एसिड। नॉन करंट एसिड की एक टाइप होती है टेंजिबल नॉन करंट एसिड या टेंजिबल प्लांट एसिड। इसकी अकाउंटिंग है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्जाम के अंदर वेटेज अच्छा होगा आपका। तो सबसे पहला सवाल पैदा क्या होता है हमारे पास कि नॉन करंट एसिड यानी टेंजिबल नॉन करंट एसिड क्या है? टेंजिबल नॉन करंट एसिड भी होता है ना। टेंजिबल नॉन करंट एसिड क्या है? ऐसा एसिड जो एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर तक यूज होगा और उसका फिजिकल सब्सटेंस भी होगा, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट वगैरह। इसे हम क्या कहते हैं? टेंजिबल नॉन करंट एसिड। इसकी लाइफ में लैंड भी टेंजिबल नॉन करंट एसिड है, क्योंकि लैंड भी एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर तक बेनिफिट देती है, फिजिकल सब्सटेंस भी होता है। एक्सपायर नहीं हो भले, लेकिन एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर तक बेनिफिट देती है। दूसरी एक डेफिनेशन पर पूरा उतर गया ना। लैंड भी टेंजिबल फिक्स एसिड है, टेंजिबल नॉन करंट एसिड है। अब इस आपसे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब नहीं देना, लेकिन आप इस टेंजिबल नॉन करंट एसिड की लाइफ में क्या क्या हो सकता है? कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो इसकी लाइफ में रोनुमा हो सकते हैं? सबसे पहला इवेंट, इसको परचेज किया जाएगा, इसे कहते हैं एक्विजिशन। दूसरा, जब इसे परचेज करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे इवेंट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन परचेज करने के बाद क्या होगा? उसे हम यूज करेंगे तो वो डेप्रिशिएट होगा। इसके अलावा फिर हो सकता है कि उसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में ट्रांसफर करवाया जा रहा हो सकता है उस एसिड की ओवरहॉलिंग की जाए, पूरा एसिड खोला जाए, दोबारा असेंबल किया जाए, मशीनरी वगैरह जैसे करते हैं। यह भी हो सकता है कि भाई उसका डिस्पोजल हो जाए। डिस्पोजल मतलब उसको हम एक्सचेंज करने के लिए दूसरे एसिड की मदद से, या उसको सेल कर दें, या उसे डिस्कार्ड कर दें। डिस्कार्ड मतलब मुकम्मल तौर पर यूज करके फेंक दें, या उसकी रिटायरमेंट हो जाए, मतलब मुकम्मल तौर पर यूज करने से पहले उसको हम फेंक दें। यानी और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन इसकी लाइफ के कंसिडरेबल इवेंट में, अच्छा ये आपको सब आता है एसिड की काइंड वगैरह। हम जा रहे हैं यहां पर टेंजिबल फिक्स एसिड की लाइफ के कंसिडरेबल इवेंट कौन कौन से हैं। कंसिडरेबल इवेंट का मतलब है ये इवेंट इंपॉर्टेंट इवेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है। इनके अलावा भी इवेंट्स हो सकते हैं। तो देखिए पहला इवेंट कौन सा है? परचेज। 3 इवेंट्स आपको मैं दिखा रहा हूं यहां पर, इसके अलावा भी इवेंट्स आएंगे। पहला इवेंट है परचेज। परचेज मींस एक्विजिशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप परचेज करते हैं ना, तो आपको ये मालूम करना पड़ता है कि ये एसिड हमें कितने का पड़ गया, मतलब इसकी कॉस्ट कितनी है। अब आप देखें ना, अगर आप एक फिक्स एसिड, एक प्लांट मलेशिया से परचेज करके ला रहे हैं, तो आपको पहले एक टीम भेजनी पड़ेगी जो जाएगी मलेशिया, टिकट लगेगा उनका, वहां वो होटल में रुकेंगे, उसके चार्जेस लगेंगे। फिर वो लोग ट्रैवल करके वहां जाएंगे सप्लायर के बाद जो एसिड सेल कर रहा होगा। फिर वो सप्लायर उनको लेके जाएगा ऐसी जगह पर जहां वो एसिड इंस्टॉल हुआ होगा, उन्हें दिखाएगा देखो ऐसी परफॉर्मेंस है एसिड की। फिर वो एसिड वो परचेज करेंगे तो सप्लायर को पेमेंट करेंगे, फिर वहां की गवर्नमेंट को सेल टैक्स भी देंगे। फिर उस एसिड, वो एसिड होगा भी पार्ट्स में, वो एसिड असेंबल नहीं हुआ होगा, तो एसिड लेकर आएंगे आप बॉर्डर पर। बॉर्डर में इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी दोनों देंगे, कस्टम ड्यूटी, टैक्स। फिर आप वहां से इंजीनियर भी साथ लेके आएंगे, रास्ते में लोडिंग अनलोडिंग भी हो रही होगी गाड़ियों में उसकी। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पे करेंगे आप रास्ते का। फिर जब लेके आ जाएंगे उस एसिड को, रास्ते का इंश्योरेंस भी करवाएंगे, उसके पैसे भी देंगे। जब वो एसिड आ जाएगा आपके पास, कहां पर? आपकी बिल्डिंग में। उसके बाद फाउंडेशन बनाएंगे जहां पर एसिड लगाना है, फिर इंजीनियर से उसको इंस्टॉल करवाएंगे, इन तमाम चीजों में पैसे लगेंगे। फिर इसके अलावा आपको उस एसिड की रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा उस किस्म के एसिड की प्रोडक्शन के लिए, उस किस्म के एसिड से प्रोडक्शन करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा कलर वगैरह भी होगा एसिड पर, और एसिड की बाद में जो है वो जब एसिड यूजफुल कंडीशन में आ जाएगा तो उसकी मेंटेनेंस होगी, और उसका ऑयल वगैरह भी चेंज करेंगे आप। पार्ट्स भी टूटेंगे, लोडिंग अनलोडिंग के वक्त जब आप लेके आ रहे थे एसिड, तब भी पार्ट टूट रहे थे, बाद में भी रिपेयरिंग वगैरह होगी। तो आप देख रहे हैं एक्विजिशन में कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई। अब इनमें से बहुत सारी पेमेंट्स ऐसी होंगी जो एसिड की कॉस्ट में ऐड होंगी, और बहुत सारी पेमेंट्स ऐसी होंगी जो एसिड की कॉस्ट में ऐड नहीं होंगी। तो जो पेमेंट एसिड की कॉस्ट में ऐड होंगी उनको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स।
और जो ऐड नहीं होंगी वो इग्नोर करनी है, वो कहलाती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमें एसिड की कॉस्ट निकालनी है। द फर्स्ट स्टेप इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसिड। और वो कैसे निकलेगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को ऐड करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इग्नोर करना है। एक्सपेंडिचर का मतलब एक्सपेंस नहीं होता, एक्सपेंडिचर का मतलब पेमेंट होता है, एंड दैट पेमेंट मे बी एक्सपेंस और दैट पेमेंट मे बी एसिड। अगर आपने पेमेंट ऐसी की है जो एसिड की कॉस्ट में आप ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो एक्सपेंस नहीं है, वो एसिड ही है। और अगर कोई पेमेंट एसिड की कॉस्ट में ऐड नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, तो वो एसिड नहीं है। अभी हम सीखेंगे इस चीज को। बताने का मकसद ये है कि परचेज इज नॉट एज सिंपल एज यू थिंक अबाउट इट, इट मे बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और ये डिसीजन लेना कि कौन सी कॉस्ट ऐड होगी कौन सी इग्नोर होगी, ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दूसरा काम, जब कॉस्ट निकल जाएगी उसके बाद आपको उसे डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। हर साल जितना जितना वो यूज हो रहा है उसके लिहाज से उसकी कॉस्ट को एक्सपेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि एसिड आपका इनिशियली एसिड होगा, एसिड होगा ना, एक्सपेंस तो नहीं होगा वो। कैसे उसको डेप्रिशिएट करेंगे, कौन से मेथड यूज करेंगे, रिकॉर्डिंग कैसे होगी, ये हम सीखेंगे डेप्रिसिएशन में। परचेज में आपको सिर्फ क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है। एज्यूम that while computing total cost of asset you have wrongly identified the payments, and you have added some payments that are not capital expenditures, and you have ignored some payments that are capital expenditures। तो एसिड की कॉस्ट गलत आ जाएगी। तो गलत आ जाएगी तो फिर डेप्रिसिएशन जो निकालेंगे वो भी गलत होगा, फिर आगे सारा प्रोसेस ही गलत हो जाएगा। इट मींस टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एसिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अच्छा, इसके अलावा अब क्या हो सकता है एसिड के साथ? डिस्पोजल मतलब आपकी और एसिड की जुदाई का वक्त आ गया है, जा रहा है एसिड आपके पास से। सेल हो सकता है एसिड। सेल का मतलब क्या है कि मुकम्मल तौर पर यूज करने से पहले आप बेच सकते हैं ना, मुकम्मल तौर पर यूज करें तो बिकेगा थोड़ी वो। दूसरी एक्सचेंज भी कब होगा? मुकम्मल तौर पर यूज करने से पहले। रिटायरमेंट का मतलब क्या है? मुकम्मल तौर पर यूज नहीं हुआ लेकिन आपके काम का नहीं है तो आप उसे फेंक देंगे, बिक भी नहीं रहा। मिसाल के तौर पर आप एक मशीन यूज कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी आ गई है और वो मशीन अब कोई भी नहीं यूज कर रहा, तो आप रखेंगे उसको? आप भी यूज करेंगे क्या? आप यूज क्यों नहीं करेंगे? उससे जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बहुत कम है, और नई टेक्नोलॉजी जो आई है उससे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा तेज है, तो आप उस मशीन को मुकम्मल तौर पर यूज करने से पहले ही हटा देंगे। दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट। एंड डिस्कार्ड मीन्स मुकम्मल तौर पर यूज करके फेंक देंगे। तो डिस्पोजल देखें 4 तरीकों से हो सकता है। अब हमें पहले क्या पढ़ना है? परचेज एंड एक्विजिशन, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एफएफए। आपको इन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आगे भी नहीं छोड़ेगा। आगे जाके आप जब अगली अकाउंटिंग पढ़ेंगे एफएसीआर, उसमें भी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग आएगी और इससे रेलेवेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे। तो पहले हमें क्या सीखना है? हाउ टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एसिड। आपको याद है एक जमाना जब मैंने आपको बताया था कि एसिड जब परचेस करते हैं तो उसकी लिस्ट प्राइस होती है, ट्रेड डिस्काउंट, क्रेडिट टर्म बताया था ना मैंने आपको ये बताया था कि जब आप एसिड परचेस करते हैं ना तो उसकी लिस्ट प्राइस होती है। लिस्ट प्राइस ये मैंने इन्वेंट्री में बताया था, याद है? ट्रेड डिस्काउंट का कैश डिस्काउंट और क्रेडिट टर्म 2, 10, नेट 30 नहीं बताई मैंने आपको? अगर नहीं बताई तो बताया, 2, 10, नेट 30 वगैरह देखे मैंने आपको ये चीज इन्वेंट्री में बताई थी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में लिस्ट प्राइस वगैरह कहाँ है वो भाई? ये कम्युनिकेट लाजमी किया होगा मैंने, उसके बगैर थोड़ी आगे बढ़ सकते। बता रहा तुम लोग भूल गए हो तो मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि ये अभी रेलेवेंट चीज है। थैंक यू की क्या बात है, आप लोगों को रिवाइज करके आना चाहिए था। आप लोगों को हर चीज हर वक्त रिवाइज रखनी चाहिए। अपनी कमजोरी को देखो, मुझे ढूंढना पड़ रहा है यार, पता नहीं वो कहां पर है। अजीब बात है। लिस्ट प्राइस वगैरह मैंने बताया था ना आप लोगों को, ये रहा। अल्लाह के बंदो, ये तुम लोगों के साथ डिस्कस हुआ था कि जब एसिड परचेस करते हैं तो उसकी लिस्ट प्राइस होती है
ये नहीं बताया मैंने आपको? ओके नाउ सी, पहले इसको पढ़ना पड़ेगा आप। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब आप एसिड की कॉस्ट कंप्यूट करने जाते हैं ना, इधर आ जाए, जब एसिड की आप कॉस्ट कंप्यूट करने जाते हैं, पहला स्टेप यही है कि टेंजिबल फिक्स एसिड को परचेज किया जाएगा, और परचेज जब करते हैं तो उसकी कॉस्ट कंप्यूट करते हैं। नजर आ रहा है आपको, कंप्यूटेशन फॉर टोटल कॉस्ट। तो उसमें देखिए क्या क्या करना है। आखिरी के दो एलिमेंट देखें आप, ऐड करो कैपिटल एक्सपेंडिचर और इग्नोर करो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इसके बारे में हमें डिस्कशन करनी है। इसमें हम काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये दो चीजें, दो ऐसे एलिमेंट हैं, जो ऐसे आइटम्स हैं जो एसिड की कॉस्ट में से लेस होते हैं। अब वो सीखने के लिए ना आपको ये चीज पढ़नी पड़ेगी, तो हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू गो टू अ सप्लायर टू परचेज एनी फिक्स एसिड और अनदर एसिड, तो उसने किससे खरीदा होता है? मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर ने जब उसको एक एसिड बेचा, फॉर एग्जांपल आप गए, उसके बाद आपने कहा ये मशीन कितने की है, वो मशीन उसने मैन्युफैक्चरर से 90,000 की परचेज की थी। वो नहीं बता रहा आपको 90,000 की उसने परचेज की थी, उसकी कॉस्ट 90,000 है, और मैन्युफैक्चरर ने उसको ये बोला था 1,05,000 का बेच देना। अब ये 1,05,000 मैन्युफैक्चरर ने सजेस्ट किया डीलर को कि आप इतने की बेच देना, ये लिस्ट प्राइस कहलाती है। क्या मैन्युफैक्चरर के लिए जरूरी है कि वो 1,05,000 का ही बेचे? सॉरी, डीलर के लिए नहीं। डीलर चाहे तो 90,000 का बेच दे, 90,000 का खरीदे, 90,000 का बेच दे, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ उसको। वो चाहे तो 1,00,000 का बेच दे, वो चाहे तो 95 का बेच दे, लेकिन वो 90 से ज्यादा का बेचेगा। अब मैन्युफैक्चरर तमाम डीलर्स को यही कहता होगा 90,000 का तुम्हें दे रहा हूं, तुम 1,05,000 का बेच देना। यानी मार्केट में ये जो अमाउंट है ये कहलाएगा लिस्ट प्राइस। हर किसी के पास, जैसे आपने फ्रिज वगैरह खरीदे हो, टीवी वगैरह, आप जाते हैं ना, उनके पास फाइल होती है, उस फाइल में बताते हैं कि भाई देखो ये कीमत है, लेकिन हम आपको इतने का दे रहे हैं। फ्रिज लिखा हुआ 80 का, उसमें 80 क्या है? वो 80 लिस्ट प्राइस है। 80 का पड़ा थोड़ी है उसको कम का पड़ा होगा। वो 80 में से भी आपको कुछ छोड़ देता है, क्यों? ताकि उसके सेल्स बढ़े, ताकि आप उससे खरीदें, किसी और से ना खरीदें और दूसरे लोगों को ही भेजें। तो ये जो अमाउंट वो आपको छोड़ देता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहलाता है वो? एंड ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफर्ड टू प्रोमोट सेल्स। सेल्स को बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। तो आप जिससे मशीन खरीदने गए, उसके बाद लिस्ट प्राइस क्या लिखी हुई थी? 1,05,000। उसने आपको बोला कि मार्केट में चले जाओ, पूरी मार्केट में 1,05,000 का सब बेच रहे होंगे, मैं आपको 1,00,000 रुपए का दे रहा हूं। आपने बोला सही है, मैं मार्केट घूम लेता हूं, अगर 1,00,000 से कम का किसी ने दिया उससे ले लूंगा, वरना तुमसे ले लूंगा। आप मार्केट घूम के आए, कोई भी 1,02,000 से कम का नहीं दे रहा था, तो आप इसी के बाद आएंगे, इससे से परचेज कर लेंगे आप 1,00,000 रुपए का। तो जो लिस्ट प्राइस थी वो 1,05,000 थी, लेकिन उसने आपको 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट दिया सेल को बढ़ाने के लिए। अब एसिड आपको कितने का पड़ गया? तो सबसे पहले फिक्स एसिड की कॉस्ट कंप्यूट करते वक्त ट्रेड डिस्काउंट को एसिड की कॉस्ट में से लेस कर लेना। एक और डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट जैसा, वो आपने देखा होगा, एक लार्ज पिज्जा लो, एक लार्ज पिज्जा फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री। ये भी ट्रेड डिस्काउंट जैसा है, ये उसी के खानदान का है, लेकिन इसे कहते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। क्या कहते हैं? क्वांटिटी डिस्काउंट। मतलब आपने अगर एक पिज्जा 1,000 का है, तो आपने 2,000 वाली चीज 1,000 में ले ली, तो 1,000 रुपए क्वांटिटी डिस्काउंट दिया ना उसने, सेल को बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारे पास क्वांटिटी डिस्काउंट की जगह पे ट्रेड डिस्काउंट आया। अब आपने उससे क्या कहा? डीलर से, कि भाई सही है, मुझे समझ में आ गया कि 1,05,000 रुपए टोटल लिस्ट प्राइस है, और तुमने मुझे जो है 1,00,000 रुपए का सेल किया है, लेकिन मैं उधार पे खरीदूंगा। उसने बोला सही है, उधार पे ले लो। क्या ख्याल है आपका? और उसने आपको एक मुद्दत देनी ना उधार की। अब आप किसी के पास गए, डीलर के पास, उससे बोला सही उधार पे दे दो, बोला सही है, चलो मैंने तुम्हें उधार पे दे दिया। ऐसे थोड़ी होगा। वो और आप बैठ के बात करेंगे कि भाई कितने दिन के लिए उधार दिया जा रहा है। तो डिस्कशन हुई, तो निगोशिएशन में ये तय पाया 30 दिन के लिए उधार दिया जा रहा है। ये 30 दिन कहलाता है क्रेडिट पीरियड। क्या कहलाता है ये? इसका मतलब क्या है 30 दिन का? इस 30 दिन का मतलब है कि 30 दिन से पहले वो आपको नहीं छोड़ेगा, और 30 दिन के बाद वो आपको छोड़ेगा नहीं। यानी 30 दिन के बाद वो लंबे लंबे बंदे आपके पास भेज देगा, और वो गिनते कम है, मारते ज्यादा है। तो आपको 30 दिन के बाद, और 30 दिन से पहले आपको कुछ भी नहीं बोलेगा कि पैसे दो नहीं दो। तो ये 30 दिन कहलाते हैं क्रेडिट पीरियड। अब अगर आपने जनवरी 1 को खरीदा, तो 30 दिन कब पूरे होंगे? जनवरी 31, 30 को नहीं, क्योंकि डेट ऑफ सेल काउंट नहीं करते आप। इसका आसान तरीका ये, 1 में 30 ऐड कर दो, 31 आ गया। 31 की रात तक, मतलब दुकान बंद होने से पहले पहले पेमेंट अगर आपने कर दी तो डिस्काउंट मिल जाएगा।
वरना भी डिस्काउंट नहीं, मतलब कि पेमेंट करिए सही है, वरना अगले दिन वो आपको पकड़ लेगा, डिस्काउंट नहीं, अगले दिन पकड़ लेगा, बंदे भेज देगा और वो बंदे फौरन बोलेंगे पैसे दो, आप बोलेंगे नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। वो बेइज्जती करते हैं ना असल में, गेट पर आके सबके सामने गली में बोलेंगे या आपकी दुकान के सामने आके जो है वो फैक्ट्री के आगे खड़े हो गए, तो अच्छी बात नहीं है। बहरहाल कितने दिन के लिए उधार दिया उसने आपको? 30 दिन के लिए। अब मुझे एक बताएं, डीलर ने आपको 30 दिन के लिए उधार दे दिया, क्या डीलर को दुख हो रहा होगा 30 दिन के लिए उधार देकर? देखिए पैसे उसको मिल जाएंगे, आप ये अज्यूम ना करें कि भाई बेड डेट्स हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पैसे मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई दुख? एक दुख तो उसे इन्फ्लेशन का है, ये पैसा जो आज मैंने छोड़ा है 1 लाख रुपया, जब 30 दिन बाद मिलेगा तो उसकी वो वैल्यू नहीं होगी महंगाई की वजह से। पैसे की कदर वक्त गुजरने से कम होती रहती है, आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक्स में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम और वैल्यू ऑफ मनी का नेगेटिव रिलेशनशिप है। हाँ, जीडीपी वगैरह, रियल जीडीपी और वो उन चीजों में आपने देखा होगा, सही है, डिफरेंट जगहों में पढ़ाई जाती है, रियल वेजेस में भी। तो ये पहला दुख है उसे कि उसका अमाउंट अगर आज मिल जाता ना तो बल्ले बल्ले हो जाता। दूसरा क्या दुख होगा उसको? एक और दुख है, किसकी प्राइस बढ़ा? अभी तो भेज दिए ना जी बेटा। दूसरा दुख है, दूसरा दुख ये है कि अगर आज पैसा मिल जाता, आज रुपया सारा आ जाता, तो दोबारा से मशीन खरीदता, फिर बेचता, फिर खरीदता, फिर बेचता, फिर खरीदता, फिर बेचता, तो कितना सारा प्रॉफिट हो जाता? क्या ख्याल है सलमा? प्रॉफिट ज्यादा हो जाता? बात सिर्फ तुम्हें ही बोल रहा हूं। अगर ये पैसे आज मिल जाते तो बार बार बेचता तो प्रॉफिट कितना ज्यादा हो जाता। तो ये दो दुख उसको लाक है, पहला दुख इन्फ्लेशन का, दूसरा दुख सेलिंग एक्टिविटी उसकी महदूद हो गई। तो वो ये चाहता है कि पैसे उसे आज ही मिल जाए, जल्द से जल्द मिल जाए। तो उसके लिए वो क्या करेगा? वो एक और ऑफर मारेगा आपको, डिस्काउंट की ऑफर। वो कहेगा अगर मैंने तुम्हें 30 दिन का उधार दिया है, लेकिन अगर शुरू के 5 दिनों में पैसे दे दो तो मैं तुम्हें मजीद 2000 रुपए छोड़ दूंगा। शुरू के 10 दिनों में दे दो तो मैं इतने आधार छोड़ दूंगा। ये डिस्काउंट क्यों मार रहा है वो ऑफर? ही वाली ये ऑफर इस वजह से वो कर रहा है ताकि उसे पैसे जल्दी मिल जाए। ये डिस्काउंट कहलाता है कैश डिस्काउंट। क्या कहलाता है ये वो डिस्काउंट है जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। गौर से सुनिएगा, गौर से। ये डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग के बारे में जो बात हो रही है ना, इसको बारे में दोबारा बात करूंगा, गौर से सुनना, ये पेपर में आ सकता है आपके। तो कितने दिन के लिए उसने उधार दिया? दैट इज क्रेडिट पीरियड। कितना मजीद? उसने बोला चलो 5 दिन में पैसे दे दो ना तो मजीद 2000 छोड़ दूंगा। तो कितने पीरियड में हम डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं? 5 दिन। तो 5 दिन कहलाएगा डिस्काउंट पीरियड। कौन सा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो परचेज करते वक्त ही अवेल हो जाएगा, लेकिन कैश डिस्काउंट उस वक्त अवेल होगा जब हम 5 दिनों में पेमेंट करेंगे। जनवरी 1 को फायदा, 5 दिन कब पूरे होंगे? 6 जनवरी। अगर 6 जनवरी तक पेमेंट कर दी तो शाबा बल्ले बल्ले और डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर हमने 7 जनवरी को पेमेंट की तो हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा, फिर हमें पूरे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये जो 5 दिन है, ये क्या कहलाता है? डिस्काउंट पीरियड। और जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है इसे क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। गौर से सुनना, मैं बताने जा रहा हूं वो बात। आपने आइटम की लिस्ट प्राइस क्या थी? 1,05,000। आपको कितने का पड़ा? 1 लाख का। तो आप इनिशियली अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लोगे 1 लाख का खरीदा, वो भी इनिशियली रिकॉर्ड कर लेगा 1 लाख का बेचा। फिर अगर आप जल्दी पेमेंट कर दो और वो जल्दी रिसीव कर ले तो वो डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे कि भाई हमें मिलने थे इतने लेकिन मिले इतने, 20 का डिस्काउंट करेंगे ना, वो भी डिस्काउंट रिकॉर्ड करेगा। हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे हमें देने थे 1 लाख, हमने दिए 98, 2000 का डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जबकि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड ही नहीं होता। वजह, ट्रेड डिस्काउंट तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं, हमने तो रिकॉर्ड ही ऐसी को 1 लाख का करना है, 1,05,000 का तो करना ही नहीं। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि कौन सा ऐसा डिस्काउंट है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं होता, और वो डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट एंड क्वांटिटी डिस्काउंट। और कौन सा रिकॉर्ड होता है? कैश डिस्काउंट। हम परचेज करें अगर मर्चेंडाइज तो उस पर जो हमें डिस्काउंट मिलता था ना, परचेज डिस्काउंट, वो कैश डिस्काउंट की ही टाइप है, क्योंकि वो पेमेंट जल्दी करने के लिए करते थे। और सेल्स डिस्काउंट, ये भी कैश डिस्काउंट है। जो डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है ना, वो कैश डिस्काउंट कहलाता है। सवाल पूछ रहे हैं आप। पीरियड आफ्टर हुज एक्सपायरेशन पेमेंट बिकम्स ड्यू। ऐसा पीरियड जिसके गुजर जाने के बाद पेमेंट हम पर वाजिबुल अदा है, उससे पहले वाजिबुल अदा नहीं है, हमें पे नहीं करनी। 30 डेज के अंदर हमें पेमेंट नहीं करनी, ड्यू नहीं है। 30 दिन जैसे ही गुजरेंगे फिर ड्यू हो जाएगी। अच्छा, कैश डिस्काउंट
बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। अच्छा कितनी चीजें, अब वो हमें इनवॉइस बना के दे देगा, कौन? डीलर। इनवॉइस में क्या लिखा होगा, यही आपने बेचा है, इसका टोटल अमाउंट ये बना, और उसमें ये भी लिख के देगा वो आपको 30 दिन के लिए उधार दिया गया है, अगर लेकिन 5 दिन में पैसे दे दोगे तो मजीद 2% डिस्काउंट देंगे। तो ये कितनी बातें लिख रहा है वो? 3 बातें। क्रेडिट पीरियड 30 दिन, डिस्काउंट पीरियड 5 दिन, परसेंटेज ऑफ कैश डिस्काउंट 2%। तो ये जो तीनों चीजें वो लिखता है ना, जिस चीज में लिखता है उसे बोलते हैं क्रेडिट टर्म। क्या कहते हैं उसे? क्रेडिट टर्म। क्रेडिट टर्म में 3 बातें होती है। क्या लिखा हुआ है? टर्म कंटेनिंग परसेंटेज ऑफ कैश डिस्काउंट पहली चीज, डिस्काउंट पीरियड दूसरी चीज, क्रेडिट पीरियड तीसरी चीज। अब आपके सामने बनी हुई है कि क्रेडिट टर्म 2, 10, नेट 30, मतलब 10 दिन में दोगे तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, और 30 दिन के लिए आपको उधार दिया गया है। ये जो नेट है ना, नेट, इसको शॉर्ट में एन लिखते हैं, एन, लेकिन पढ़ते नेट ही है। 2, 10, नेट 30, कैसे पढ़ते हैं इसको? 2, 10, नेट 30। व्हाट इज 2? परसेंटेज ऑफ कैश डिस्काउंट। व्हाट इज 10? डिस्काउंट पीरियड। एंड व्हाट इज 30? क्रेडिट पीरियड। एक और एग्जांपल दिए, 5, 15, नेट 60, 15 दिन में दो तो 5% डिस्काउंट लो, और 60 दिन के बाद तो पूरा दो, और अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की, 16वें दिन के बाद आ रहे हैं, 15वें दिन के बाद आ रहे हैं, तब भी पूरा पैसा दो। लेकिन आएगा नहीं ना कोई, जब 15 दिन में पैसे नहीं दिए तो फिर वो 60 दिन के बाद ही देगा, क्यों देगा पहले वो? तो ये क्रेडिट टर्म है। अब आपका जो फिक्स एसेट का चैप्टर है ना, उसमें आपको फिक्स एसेट की कॉस्ट को कंप्यूट करते वक्त लिस्ट प्राइस में से सबसे पहले किसको माइनस कर देना है? ट्रेड डिस्काउंट को, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट एसेट की कॉस्ट को कम कर देता है। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देना है। लेकिन कैश डिस्काउंट लेस होगा या नहीं होगा? इट डिपेंड्स ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। If we have made the payment within discount period, then you will deduct the cash discount because this has decreased the cost of your asset. You are paying less, तो एसेट की कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने बाद में पे किया तो कैश डिस्काउंट लेस नहीं होगा। तो देयर आर 2 आइटम्स दैट आर डिडक्टेड। देखिए अब आपको समझ में आ गया। डिडक्ट ट्रेड और क्वांटिटी डिस्काउंट, डिडक्ट कैश डिस्काउंट इफ अवेल्ड। इफ अवेल्ड, अगर अवेल होगा तो लेस होगा। इन 2 चीजों के अलावा एसेट की कॉस्ट में से कोई भी चीज लेस नहीं होगी। एसेट की कॉस्ट निकालते वक्त सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को भगाओ, माइनस करो, कैश डिस्काउंट अगर अवेल हो गया माइनस कर दो। इसके बाद जितने भी पेमेंट्स हुई हैं, रास्ते का इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, सेल्स टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट, जो भी है, जितनी भी पेमेंट्स हुई हैं, उनमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एसेट कॉस्ट में ऐड कर दो, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको इग्नोर कर दो। इग्नोर मतलब एसेट कॉस्ट में ना ऐड होगा ना लेस होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डू व्हाट? वी आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, because we have come to know that in order to compute the cost of fixed asset, what we have to do? First of all, we have to deduct trade discount from list price, and then we have to deduct cash discount if it has been availed, and after that add all capital expenditure. So until and unless you don't know what are capital and revenue expenditures, you cannot add them. तो अभी हम इसमें डिस्टिंक्शन करने जा रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। मैं 2 काम करूंगा कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझाते वक्त। पहला काम, हम डेफिनेशंस देखेंगे, क्राइटेरियाज देखेंगे। दूसरा, हम एग्जांपल्स भी लेंगे। एग्जांपल्स आप याद कर लीजिएगा। हर एग्जांपल को हम समझेंगे कि वेदर इट इज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्राइटेरिया देने का फायदा क्या होगा कि जो लिस्ट मैं प्रोवाइड करूंगा कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, इफ यू कम अक्रॉस विद अनदर एग्जांपल that has not been decided in your life whether it is capital expenditure or revenue expenditure, so you will apply the criteria अप्लाई करेंगे, और क्राइटेरिया अप्लाई करके आप खुद डिसाइड कर लेंगे whether it is capital or revenue expenditure, because the list of anything cannot be completed. लिस्ट तो कंप्लीट नहीं हो सकती, इसी वजह से हम लिस्ट भी देंगे और क्राइटेरिया भी बताएंगे। लेकिन इसको समझने से पहले कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट आर दे, एक सवाल ये पूछ रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस होता है, ऐड किसी भी जगह भी नहीं होता। अभी समझ में आ जाएगा ना आपके, तो ये सवाल खत्म हो जाएगा। अभी हम कौन से पोर्शन में आपको नजर आ रहा है ना, हम लोग जो है वो ये एक्विजिशन पढ़ रहे हैं इस वाले पोर्शन में। इसको पढ़ते वक्त हमने बोला है कि भाई हमें ये 4 चीजें पता होनी चाहिए, इसमें से 2 हमें पता है। और अभी न्यूमेरिकल जब करोगे तो मुकम्मल तौर पर सही तरीके से ये चीज जब आती है जब न्यूमेरिकल होता है। ओके, नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझने के लिए हम शुरू कर रहे हैं काम। तो फिक्स एसेट की कॉस्ट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड कर दिया जाता है,
और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इग्नोर करते हैं, तो व्हाट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स? तो हम लोग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझ रहे कि इनमें क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर को एग्जांपल्स के साथ। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पहला क्राइटेरिया गौर से देखिएगा जरा, हम शो कर देते हैं आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर का पहला क्राइटेरिया क्या है, ये आपके सामने आ गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो एसिड को हासिल करने के लिए या उसे यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी भी हो और रीजनेबल भी हो। अब इसको समझना है क्या मतलब बोलना चाह रहे हैं। देखिए जब आप एसिड परचेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट परचेज करके ला रहे हैं, तो आप जब पेमेंट्स करना शुरू करेंगे ना, तो दो मकासद होंगे पेमेंट के। या तो आप उसको हासिल करने के लिए पेमेंट कर रहे होंगे या उसको यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए पेमेंट कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर हासिल करने का मतलब क्या है, जब तक आपकी फैक्ट्री की प्रीमिसेस में ना आ जाए, जब तक एसिड आपको एक्वायर्ड नहीं हुआ, प्रीमिसेस में आ गया उसके बाद जो भी काम होगा उसको यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए किया जाएगा। अब आपने बॉर्डर उस कंट्री से जहां से परचेज किया है वहां आप सेल टैक्स दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं सेल टैक्स? एसिड को हासिल करने के लिए, यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए? हासिल करने के लिए। हासिल ही नहीं हुआ। लोडिंग अनलोडिंग के अखराजात हो रहे हैं एसिड को हासिल करने के लिए, यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए, हासिल करने के लिए। रास्ते के ट्रांसपोर्टेशन एसिड को हासिल करने के लिए। लेकिन इंस्टॉलेशन बना रहे हैं, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं एसिड की फैक्ट्री के अंदर, तो ये एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए कर रहे हैं। फाउंडेशन बना रहे हैं एसिड की, फाउंडेशन मतलब जहां पे एसिड लगेगा वो जगह तैयार करनी पड़ेगी ना, वो भी यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए कर रहे हैं। तो पेमेंट या तो हासिल करने के लिए होती है या यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए। ये पेमेंट जो आप कर रहे हैं, लिखने के बजाय गौर से सुनो, ये पेमेंट नेसेसरी भी होनी चाहिए, रीजनेबल भी होनी चाहिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अब नेसेसरी का मतलब क्या है? अगर पे नहीं करोगे तो एसिड नहीं मिलेगा। नेसेसरी का मतलब ये है। नेसेसरी की उर्दू क्या होती है? नेसेसरी की उर्दू होती है जरूरी। जरूरी का मतलब क्या होता है? नहीं किया तो एसिड नहीं मिलेगा। अब आप ट्रांसपोर्टेशन पे नहीं करें तो एसिड को कंधों पे उठा के तो लेके नहीं आएंगे आप। इसका मतलब है ट्रांसपोर्टेशन पे करना नेसेसरी है। सेल टैक्स ना दें वहां की गवर्नमेंट को तो एसिड तो देगा ही नहीं वो आपको। लोडिंग अनलोडिंग नहीं करवाएं आप, फूक मार के एसिड थोड़ी ला सकते हैं आप। इसके अलावा आप इंस्टॉलेशन ना करवाएं तो एसिड चलेगा कैसे? बाहर निकल जाएगा बिल्डिंग के। इसका मतलब है सारी पेमेंट नेसेसरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। रीजनेबल का मतलब क्या होता है? रीजनेबल की उर्दू अगर आप देखें ना तो होती है मुनासिब। मुनासिब का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मुनासिब का मतलब यह है कि आपको अम्मी ने भेजा कि जाओ बेटा दूध लेकर आओ, और आपको पैसे दे दिए 1 लीटर के 220 रुपए। अब आप गए, आपने दुकान से दूध परचेज किया, घुमाते हुए लेके आए थे, फिर आपने गिरा दिया। फिर उसके बाद आपने मजीद 220 रुपए देके दोबारा दूध परचेज किया। अब मेहमान आए हैं और वो पाउडर की, मिल्क की चाय नहीं पीते हैं। अब आपने क्या किया? लाके अम्मी को दिया और अम्मी को बता रहे कि अम्मी वो मैंने दूध लेना था लेकिन वो गिर के फट गया, तो मैंने दोबारा जो है ये 220 रुपए का दूध लिया है, अब आप चाय बना लें। तो आपको तारीफ करेंगे आपकी वो? यानी कि आप मुझे बताएं कि दूसरी मर्तबा जो दूध आपने परचेज किया क्या वो नेसेसरी है? नेसेसरी तो है, यानी उसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि आप पहले एक दफा गिराओ उसके बाद दोबारा परचेज करो। इसी तरीके से देखिए, अगर आप मशीन परचेज करके ला रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग के वक्त आपने एसिड को मतलब गिरा दिया, कुछ पार्ट टूट गया उसका। अब क्या इसका ये पार्ट रिपेयर करवाना, रिप्लेस करना नेसेसरी है? हाँ, इसके बगैर एसिड नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप बॉस को जाके बताएं कि वो हम एसिड आ रहे थे, हमने गिरा दिया, तोड़ दिया, नया पार्ट लगा दिया, एसिड चल रहा है, तो आपको क्या बोलेगा? वेल जबरदस्त, तुमने ये पार्ट जो है वो तोड़ा और फिर जोड़ा, मुझे बहुत खुशी हुई। वो क्या बोलेगा? बोलेगा तुम्हें रखा हुआ क्यों है भाई? तुम्हें इस वजह से रखा हुआ है कि तुम पहले तोड़ो फिर जोड़ो। ये तो हम खुद कोई भी कर सकता है इस तरीके से काम। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहली बार आपने जो ये रिपेयरिंग करवाई, दिस इज नेसेसरी बट दिस इज नॉट रीजनेबल। तो जो पेमेंट है वो नेसेसरी भी होनी चाहिए, रीजनेबल भी। आप लेके आ रहे थे एसिड, आपका ड्राइवर लेके आ रहा था बॉर्डर से, रास्ते में ट्रैफिक का कानून तोड़ते हुए निकाल दिया उसने ट्रक। पीछे आ गए, फार्मी अड्डे नहीं बोलना चाहिए, पीछे आ गए, क्या गलत हो गया ना, फार्मी अड्डे बोले उनको। पीछे से आ गए ट्रैफिक पुलिस वाले और उन्हें रोक लिया और उन्हें चालान वालान काट दिया, पे कर दिया आपने। अब मुझे बताइए, चालान जो आपने पे किया ये एसिड को हासिल करने के लिए नेसेसरी है? हाँ, इसके बगैर तो छोड़ेंगे नहीं आपको। रीजनेबल है? रीजनेबल। आप बॉस को जाके बताएं, अरे वो हमने ट्रैफिक का कानून तोड़ दिया था, फिर हमने उसको 5000 रुपए दे दिए, तो बॉस क्या बोलेगा? जबरदस्त। वो तो आपको भगाएगा, बोलेगा क्या हो भाई तुम। इसका मतलब है दिस इज नेसेसरी पेमेंट बट नॉट रीजनेबल। तो अगर कोई पेमेंट
आप कर रहे हैं एसिड से रेलेवेंट, और वो एसिड को हासिल करने के लिए या यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी भी है और रीजनेबल भी है, तो एसिड कॉस्ट में ऐड होगी। अब आप मुझे बताएं, मैं शुरू से एग्जांपल्स दे रहा हूं बाजी। आपने एसिड परचेज किया, सप्लायर को पैसे दिए मलेशिया में, क्या ये पेमेंट एसिड को हासिल करने के लिए है? हाँ, नेसेसरी है, रीजनेबल भी है। बॉस को बताओगे, बॉस बोलेगा सही है, तो ये पेमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वहां का सेल टैक्स दिया, नेसेसरी है, रीजनेबल भी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसिड कॉस्ट में ऐड होगा। लोडिंग अनलोडिंग के अखराजात नेसेसरी भी है, रीजनेबल भी है। हर कोई रीजनेबल का मतलब है हर पार्टी इसको एक्सेप्ट करेगी कि हाँ भाई ये पेमेंट होनी चाहिए थी, और नेसेसरी का मतलब इसके बगैर काम नहीं चलेगा। और बताएं, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा रास्ते का इंश्योरेंस नेसेसरी है। अब बोले इंश्योरेंस करवाने से क्या होगा? भाई इंश्योरेंस बिजनेस में नेसेसरी भी होता है, रीजनेबल भी होता है, ये एसिड कॉस्ट में ऐड होगा। रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं आप एसिड की, नेसेसरी भी है, रीजनेबल भी है। अच्छा, ये सारी पेमेंट्स कब की है? एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने से पहले की। एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने के बाद की जो पेमेंट है ना, उसका क्राइटेरिया अलग है। अभी हमने उन पेमेंट्स की बात कर रहे हैं जो एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने से पहले की है, कि वो ऐड होंगी या नहीं। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और बताएं, एसिड को इंस्टॉल करवा रहे हो, इंजीनियर से करवाओगे ना, पैसे लेगा वो करने के, फ्री में करके नहीं देगा। नेसेसरी है, यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए पेमेंट नेसेसरी भी है, रीजनेबल भी है। फाउंडेशन बना रहे हो, नेसेसरी भी है, रीजनेबल भी है। और जो तोड़ के जोड़ा वो नेसेसरी है, रीजनेबल नहीं है, तो एसिड की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। और इसके अलावा और क्या बताया था मैंने? फाइन जो पे किया, चालान, ट्रैफिक पुलिस वाला, वो नेसेसरी है लेकिन रीजनेबल नहीं है, एसिड की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। इसका एसिड की कॉस्ट से कोई ताल्लुक भी नहीं है। तो ये पहला क्राइटेरिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करने का, कि हर वो पेमेंट जो एसिड को हासिल करने के लिए यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी भी हो और रीजनेबल भी। यहाँ का बैटनर में डेफिनेशन लिखी हुई। असल में मैं आपको एक बात बताऊं, ये नेसेसरी पेमेंट का क्राइटेरिया है। इन्वेंट्री में भी इसी तरीके से देखते हैं। इन्वेंट्री में यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए के बजाय बोलते हैं सेलेबल कंडीशन में लाना। बहरहाल कैपिटल एक्सपेंडिचर के डिफरेंट क्राइटेरिया है, 6-7 क्राइटेरिया आपके साथ डिस्कस होंगे। कोई एक क्राइटेरिया भी लग गया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सारे क्राइटेरिया लगने की जरूरत नहीं है, एक भी क्राइटेरिया लग गया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया देख रहे हो आप, हर वो एक्सपेंडिचर जो एसिड की लाइफ में एक ही दफा पे किया जाए, एक ही दफा पे करेंगे। अब सुन ले, मैं आपको बता रहा हूं। सेल टैक्स, पहली डेफिनेशन के मुताबिक सेल टैक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैसे? नेसेसरी भी है, रीजनेबल भी है। सेल टैक्स एसिड की लाइफ में कितनी मरतबा अदा करोगे? या दोबारा चले जाओगे मलेशिया, या मलेशिया जा रहा हूं उन्हें सेल टैक्स इस साल भी दूंगा? ऐसा तो नहीं होगा, एक ही दफा सेल टैक्स दे देंगे आप। इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं एसिड की, कितनी मरतबा करवाएंगे? बार बार निकाल के लगाएंगे एसिड को, एक ही दफा। फाउंडेशन तोड़ के दोबारा तो नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान में होता है ऐसे, तोड़ के दोबारा बनाते रहते हैं। वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अब एक स्टूडेंट खड़ा हो गया, बोल रहे सर अगर हमने बिल्डिंग शिफ्ट कर ली फिर तो एसिड निकालना पड़ेगा। तो वो मैं भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, अभी इसको आप साइड पे रखें। तो एसिड की लाइफ में एक दफा अदा होता है। अब आप बताएं, फाउंडेशन, इंस्टॉलेशन, रजिस्ट्रेशन कितनी मरतबा करवाएंगे? हर साल थोड़ी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आप। लाइसेंस की जो फी हम पे करते हैं, वो लाइसेंस मुझे बताएं किस चीज का होता है? एसिड का लाइसेंस होता है या ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस होता है? एसिड के लाइसेंस का मतलब क्या होता है कि एसिड के लिए वो लाइसेंस है। जबकि लाइसेंस देखिए, आप अगर कार चला रही है, आप कार का लाइसेंस लेंगी या अपना लाइसेंस बनवाएंगी? हद हो गई यार। लाइसेंस जब बनाया जाता है ना किसी व्हीकल को चलाने का, तो वो व्हीकल का लाइसेंस नहीं होता, वो आपका लाइसेंस होता है कि यू आर अलाउड टू ड्राइव दिस व्हीकल। वो मेरी बात सुनिए, आपके पास कार है, आपने लाइसेंस बनवा लिया, अब वो कार आपने इनको भेज दी, तो क्या इन्हें लाइसेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी? हाँ ना। तो इसका मतलब है लाइसेंस कार का थोड़ी था, इनका आपका था, वो इनको अलग बनवाना पड़ेगा। तो अगर मैं मशीन के लाइसेंस की फी पे करूं, इसका मतलब है मैं ये फी पे कर रहा हूं कि कंपनी ये प्रोडक्शन करेगी। हंसने तो लोगों को, अपना सीखे आप। लाइसेंस मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई मिस्टेक करते हैं और दूसरे बंदे उस पर कोई जोक बनाते हैं, तो आप उसे इग्नोर करें। आपकी लर्निंग हो रही है, आप छोड़े उनको, वो लोग पीछे रह जाएंगे अगर वो नेगेटिव है। और ऐसी मजाक छोटा मोटा चलता है। ओके, बात निकल जाती है। क्या बात कर रहा था मैं आपसे? हाँ, तो लाइसेंस तो हम तो मशीन का पे ही नहीं करते,
इसका मतलब है इसका मशीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो ये एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। तो दो क्राइटेरिया बता दिए और हमने डिफरेंट एग्जांपल्स को दोनों पर अप्लाई करके भी देखा बाजी। सही। तीसरा क्राइटेरिया गौर से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। मुझे ये बताएं, अगर मैंने सेल टैक्स पे किया वहां मलेशिया की गवर्नमेंट को मशीन लाते वक्त, उस वक्त मुझे सेल टैक्स से क्या फायदा हुआ? तो एक बोला सर मशीन आ गई ना। भाई फायदे का मतलब होता है रेवेन्यू जनरेट करना। बिजनेस में फायदे का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू जनरेट करना, प्रॉफिट कमाना। तो आपने जब सेल टैक्स अदा किया वहां की गवर्नमेंट को, तो आपने कौन सी रेवेन्यू कमाई? कोई रेवेन्यू नहीं कमाई। रेवेन्यू तो आप जब कमाएंगे जब मशीन लग जाएगी, यूनिट बनेंगे, यूनिट बिकेंगे। इसका मतलब है वो जो सेल टैक्स आपने अदा किया है उस वक्त उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अब उस सेल्स टैक्स से आपको कब फायदा होगा? सेलेबल मशीन यूजफुल कंडीशन में आ जाएगी, उसके बाद से आपको सेल टैक्स का फायदा होगा। कब तक होगा? जब तक मशीन चलेगी। मशीन कब तक चलेगी? फॉर एग्जांपल 20 सालों तक। इसका मतलब है ये सेल टैक्स हमें 20 साल तक फायदा देता रहेगा। जब मशीन चल रही होगी ना, आप बोलेंगे अरे वो मैंने सेल टैक्स अदा किया था ना, उसकी वजह से मशीन मेरे पास आ गई। अरे मशीन चल रही है तो सेल टैक्स का मुझे अभी भी फायदा हो रहा है। ये जो मैंने इंस्टॉलेशन बनाई थी, इस इंस्टॉलेशन की वजह से मैंने पैसे खर्च किए इंस्टॉलेशन पे, मुझे अभी भी इंस्टॉलेशन का फायदा हो रहा है। यूनिट बन के जा रहे हैं, आपको अच्छा अच्छा फील हो रहा होगा। फाउंडेशन बनाई थी, इंस्टॉलेशन करवाई थी, मैंने रास्ते की ट्रांसपोर्टेशन करवाई, लोडिंग अनलोडिंग करवाई, इस सब से मुझे बड़ा फायदा हो रहा है। अब लोडिंग अनलोडिंग नहीं करवाता, मशीन लगती नहीं, तो अभी यूनिट जो बना रहा हूं ये नहीं बनते। इसका मतलब है सारे एक्सपेंडिचर जो मैंने पे किया ना कैपिटल एक्सपेंडिचर के, लोडिंग अनलोडिंग, सेल टैक्स और फाउंडेशन बनाना, ये सब हमें एक से ज्यादा अकाउंटिंग तक बेनिफिट देते हैं, क्योंकि ये एसिड कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। और जो एसिड कॉस्ट में ऐड होगा वो जब तक मैंने इनको एसिड की कॉस्ट में ऐड करते इसी वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर को, ताकि वो एसिड के साथ साथ यूज हो। अब अगर 1 लाख की मशीन थी ओरिजिनली और बाकी एक्सपेंडिचर 50,000 के है, अब इन दोनों को सम कर लेंगे, 1,50,000 की मशीन पड़ गई। तो जब आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना तो 1,50,000 का निकालेंगे, तो होगा क्या? 1 लाख मशीन की कॉस्ट भी एक्सपायर हो रही होगी और जो 50,000 ऐड किए थे वो भी उसके साथ साथ एक्सपायर हो रही होंगी। You do not want to make these expenditure expense in the current year only. You want these expenditure to become expense in the whole life of tangible fixed asset. इसी वजह से आप उसको एसिड कॉस्ट में क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उसी साल के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उसी साल का एक्सपेंस होता है, उसको उसी साल आप एक्सपेंस बनाकर क्लोज कर देते हैं। एक्सपेंसिस आपको मालूम है क्लोज हो जाते हैं क्लोजिंग एंट्री में, जबकि इनकम हिस्से में जाते हैं क्लोज हो जाते हैं। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लोज नहीं होते, वो एसिड कॉस्ट में ऐड होकर एसिड बन जाते हैं और बाद में ऐसे ऐसे जैसे जैसे एसिड एक्सपायर होता रहता है वो भी एक्सपायर होते रहते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। हाँ, एक्सपायर करेगी। फिर वो लॉस हो जाएगा ना हमारा। जिस चीज को हम एक्सपायर नहीं कर सके और उसकी मुकम्मल तौर पर लाइफ यूज नहीं कर सके, तो वो हमारा एसिड जीरो वैल्यू पर चले जाएगा, तो हमारा लॉस बन जाएगा। वो तो पिछले ईयर का प्रॉफिट है ना। देखिए अगर आपका एक एसिड है 1 लाख रुपए का है फॉर एग्जांपल, टोटल कॉस्ट आ गई कैपिटल एक्सपेंडिचर को मिलाकर, 10 साल आपको चलाना है, 1 साल में 10,000 का डेप्रिशिएट होगा, 7 साल गुजर गए, 70,000 ही डेप्रिशिएशन किया होगा आपने, हर साल 10-10। आपको तो मालूम नहीं था कि नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, अब वो आ गई अचानक नई टेक्नोलॉजी और 30,000 की कॉस्ट बाकी है। अब आप उसको पिछले सालों में जाके एक्सप्लेन नहीं कर सकते और 30,000 को लॉस बना देंगे आप बस। सेल इस वजह से नहीं हो सकती, कोई और खरीदेगा नहीं उसको, इस वजह से वो जाया हो जाएगी। अगर बिक सकता है कबाड़ वगैरह में तो कुछ वैल्यू में आपको रिकवर हो जाएगी। लेकिन आप एसिड की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड कर रहे हैं उसको थ्रू आउट आप उसकी लाइफ में स्प्रेड करके एक्सपेंस बनाएंगे, जब भी हम एसिड की कॉस्ट में उसको ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया देखिए यही है, क्या है? एनी एक्सपेंडिचर दैट इज बेनिफिशियल फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। अब लोडिंग अनलोडिंग से कब तक फायदा होता रहेगा? जब तक एसिड चलता रहेगा। इंस्टॉलेशन और फाउंडेशन से कब तक फायदा होता रहेगा? जब तक एसिड चलता रहेगा। लेकिन जो आपने फार्मी अंडा क्या है, फार्मी अंडा ही मुंह में आकर आपने ट्रैफिक पुलिस को जो पैसे दिए चालान के, वो आपको कब तक बेनिफिट देगा? वो उसी साल खत्म ना, अगले साल अगर कानून तोड़ा तो अगले साल का अलग चालान बनना। वो जो रिपेयरिंग करवाई थी आपने तोड़ के, वो भी इसी साल एक्सपेंस बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? These are the expenses. Revenue expenditure means expense, or capital expenditure means asset. Okay, now see one more criteria.
बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, बहुत अच्छा भी है ये। रीजनेबल ना होने की वजह से। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप रिपेयरिंग करवा रहे हो तो वो एसिड की लाइफ में एक से ज्यादा मरतबा रिपेयरिंग हो सकती है ना। इसके अलावा वो जो रिपेयरिंग करवाई वो आपको फ्यूचर में क्या बेनिफिट देगी? असल में जो ओरिजिनल पार्ट था वो था ना जिसकी कॉस्ट को आप स्प्रेड करेंगे। बाकी जो मजीद आपने खर्चा कर दिया आपकी ना अहली और केयरलेसनेस की वजह से हुआ है, तो वो हम एसिड की कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। आप जो गलतियां कर रहे हो, अब सुनिएगा, आप नहीं, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप थोड़ी कर रहे हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बहुत अहम क्राइटेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने मशीन खरीदी, मलेशिया से लेके आए, लोडिंग अनलोडिंग सेल टैक्स कस्टम ड्यूटी अला फला सब पे करके लाए, एसिड लग गया, फाउंडेशन बना के इंस्टॉल करवा लिया। अच्छा, टेस्ट रनिंग क्या होती है? इंजीनियर ने जो लेके आएंगे ना आप, वो एसिड चला के दिखाएगा, उसमें यूनिट प्रोड्यूस करके दिखाएगा, देखो ऐसे बनते हैं यूनिट बना के दिखाएगा, बोलेगा वाह जबरदस्त। तो टेस्ट रनिंग फ्री में नहीं करके देगा आपको, उसके भी पैसे लेगा। तो ये टेस्ट रनिंग मुझे बताएं एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी है, रीजनेबल भी है। बॉस को बोले आप कि बॉस वो मैंने इंजीनियर से टेस्ट रनिंग करवाई है, तो बॉस क्या बोलेगा? बोलेगा सही है भाई। और टेस्ट रनिंग एसिड की लाइफ में एक ही दफा होगी, और टेस्ट रनिंग आपको 1 से 8 साल तक फायदा देती रहेगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगी। ये अचानक मेरे दिमाग में आया टेस्ट रनिंग, तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अच्छा, ये तो सारी पेमेंट्स आपने की, जब एसिड लग गया प्रोडक्शन होना शुरू हो गई, पहला दिन है आज, अचानक से कनाडा से आपको एक भाई की पर्ची आ गई, तो बदमाश है आपके एरिया में, उसने आपको पर्ची भेज दी, इतने लाख रुपए जमा करवा दो, कंपनी चला रहे हो। अब आपने बोला यार कोई फायदा नहीं, आपने फौरन जो है इसको बेचने के लिए निकाल दिया। लोगों को नहीं पता कि आ गया पर्ची आई हुई है, कुछ मसला है, कोई आपको तंग कर रहा है बदमाश। अब आप मुझे बताएं, आप इस एसिड को बेचने निकले हैं और सामने वाली पार्टी आ गई खरीदने के लिए, आप उसे बोल रहे हैं मैंने सारे पैसे दिए थे, लोडिंग अनलोडिंग अला फला, तुम सारे पैसे मुझे दो, देगा वो आपको? वो सिर्फ आपको वही पैसा देगा जो मलेशिया में आपने सप्लायर को दिया है। आप बेच दोगे उसको एसिड, अगर वो सिर्फ वो मलेशिया में, तो सप्लायर को आपने 1 लाख रुपए दिए, वो ऐड हो गए ना। लेकिन वो बोला मैं क्यों दूं भाई लोडिंग अनलोडिंग के पैसे? उसे तो पता होगा ना, वही मार्केट में है ना कि मैं सप्लायर कितने का बेच रहा है एसिड, उसे पता होगा सप्लायर 1 लाख का बेच रहा है, तुम 1,70,000 का बता रही हो, बाकी सारी पेमेंट ऐड करके वो बोला मैं तो 1 लाख रुपए दूंगा। अब आप क्या करेंगी? 1 लाख का बेच देंगी उसको? नहीं बेचेंगी, फिर क्या होगा? पर्ची आएंगी आपके पास, क्या करेंगे आप? क्या वो आपको 1 लाख रुपए देगा सप्लायर वाले, या पूरे 1,70,000 देने के लिए तैयार हो जाएगा? सिर्फ लाख रुपए देगा? अरे भाई वो आपको 1,70,000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाएगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। आप बोलोगे नहीं दे रहे ना 1,70,000, खुद खरीदो। अब वो जाएगा 1 लाख रुपए देगा सप्लायर को, लोडिंग अनलोडिंग वो भी करवाएगा, ट्रांसपोर्टेशन वो भी देगा, तो बोलेगा यार सारे पैसे तो मुझे देने ही पड़ेंगे अगर मैं खुद खरीदने जाऊं तो उससे, और मुझे सब करवाने पड़ेंगे ना उसको। नहीं, वो वही पूरी फैक्ट्री खरीद रहा है, वो फैक्ट्री के अंदर 1,70,000 रुपए की मशीन हम लगा रहे हैं उसकी, तो बोलेगा अगर मैं खुद खरीदूं और ये मशीन इनको दे दूं और खुद खरीदूं तो मुझे सारे पैसे देने पड़ेंगे ना, तो बेहतर ये है कि मैं इन्हीं को पे कर दूं। टेंशन से तो दिमाग आजाद हो जाएगा कि इतना सारा काम भी तो करना पड़ेगा। इसी वजह से वो आपको पूरी पेमेंट देने के लिए राजी हो जाएगा। लेकिन जो फार्मियन जो आपने पे किया था ट्रैफिक पुलिस को, ये गलत है ना, ये नहीं बोलना चाहिए यार। जो आपने ट्रैफिक पुलिस को पैसे दिए थे, क्या वो आपको देगा? नहीं। इसका मतलब है ट्रैफिक पुलिस वाले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि वो रिकवरेबल नहीं है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना, वो एसिड को बेच के वापस मिल जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसिड को बेच के वापस नहीं मिल सकता। जाहिर सी बात है, हर चीज जाहिर सी बात है, लेकिन समझानी पड़ती है। अब मुझे बताएं, वो जो रिपेयरिंग की थी वो आपने किया है ना, पैसे रिपेयरिंग आपने जो रिपेयरिंग की, तोड़ा फिर जोड़ा, क्या वो रिकवर कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करने का एक क्राइटेरिया है। अब जिसके लिए जाहिर सी बात है ना, वो बंदा उस चीज को समझता है, अच्छी बात है, तो उसको पहचानने का ये तरीका है। फोर्थ मेथड, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकवरेबल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकवरेबल नहीं है। हर जाहिर सी बात पेपर में लिखनी है, ये नहीं कि जाहिर सी बात है मैंने लिखी नहीं।
तो सही है, तो जाहिर सी बात लिखने के पैसे। अब मेरे लिए ना आपके सारे जो कोर्सेज हैं उनमें जो जो बातें आप पढ़ेंगे वो सब मेरे लिए जाहिर सी बात है लेकिन वो आपके लिए बहुत सारी 99% चीजें जाहिर सी नहीं होंगी। तो आप जब पेपर देंगे तो आप सब चीजें लिखेंगे, लेकिन हम मेंबर टू मेंबर हम बात कर रहे हैं तो हम जाहिर सी बात बोलेंगे, आप लोगों को नहीं बोलना है जाहिर सी बात। ओके, नाउ लिसन। कैपिटल एक्सपेंडिचर को पहचानने के कितने क्राइटेरिया आपके सामने आ गए? 4। और कोई भी एक्सपेंडिचर मुझे बताएं, सेल टैक्स पे कोई भी डेफिनेशन लगा लो सब लगेंगी। सेल टैक्स एसिड को हासिल करने के लिए नेसेसरी भी है, रीजनेबल भी है। सेल टैक्स एसिड की लाइफ में एक दफा पे होगा। सेल टैक्स रिकवरेबल है, अगर हम एसिड बेच दें हमें वापस मिल जाएगा। और सेल टैक्स एसिड के 1 से 10 साल तक हमें फायदा देता है। नेक्स्ट, अब गौर से सुनिएगा, एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने से पहले की जो पेमेंट्स है ना, उनको पहचानना कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसके लिए ये 4 क्राइटेरिया है। लेकिन वंस एसिड is put to the useful condition and start producing units, तो उसके बाद जो पेमेंट्स होंगी उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। अरे भाई, जब एसिड यूजफुल कंडीशन में आ जाता है ना तब भी पेमेंट्स होती है उसकी। मेंटेनेंस, ऑयल चेंज, रिपेयरिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयरिंग, ओवरहॉलिंग, हाँ ये सारी पेमेंट्स है। शिफ्टिंग ऑफ एसिड, अब इनको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं? तो उसके लिए आप गौर से सुने। एसिड यूजफुल कंडीशन में आ गया, अब आप मेंटेनेंस करवा रहे हैं, आप रिपेयरिंग करवा रहे हैं। क्या वो मुस्कुरा रही है आप जब मैंने इनको बोला? अच्छी बात है, मुस्कुराना चाहिए इंसान को। ओके, इसके लिए क्या देखेंगे आप? इसके लिए आप ये देखेंगे कि आया कि एसिड की लाइफ और एफिशिएंसी बढ़ी या नहीं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का 5th क्राइटेरिया। एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने के बाद अगर कोई एक्सपेंडिचर किया जा रहा है और वो लाइफ या एफिशिएंसी बढ़ा दे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लाइफ बढ़ने का मतलब क्या है? जब आप एसिड को लेके आए थे तो उसकी लाइफ टोटल थी 20 साल एस्टिमेटेड। आपने उसकी ओवरऑलिंग करवा दी। ओवरऑलिंग मतलब पूरा एसिड खुलवा दिया, नट टू नट, एवरी नट खुलवा दिया आपने। दोबारा उसे असेंबल करवाया। उसमें क्या होता है, जो खराब पार्ट्स होते हैं रिमूव करते हैं और सारे जो एसिड है उसको दोबारा से धो वोकर लगा दिया आपने। अब एसिड कितना खुश होगा, इस एसिड की लाइफ बढ़ जाएगी, 20 साल के बजाय 30 साल चल जाएगा। एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। 1 घंटे एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब क्या होता है? पहले दिन से ज्यादा तेज काम करें, पहले दिन से ज्यादा तेज काम करें। पहले दिन अगर 20,000 यूनिट बनाना था एक दिन में, अब वो बनाए 20,000 से ज्यादा। अगर बना सक रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नहीं बना सक रहा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताएं, मेंटेनेंस कब करवाते हैं हम? एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने से पहले या उसके बाद? बताओ, मेंटेनेंस से लाइफ और एफिशिएंसी बढ़ती है। मेंटेनेंस मेंटेन से निकला है। मेंटेन का मतलब होता है बरकरार रखना। बरकरार रखने का मतलब है जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा मेंटेनेंस करवाओगे तो। क्या मेंटेनेंस से क्या पहले दिन से अच्छा चलना शुरू हो जाता है? या जिस एसिड की मेंटेनेंस करवाए उसकी लाइफ बढ़ जाती है? नहीं भाई, लाइफ मेंटेन रहती है। मेंटेनेंस नहीं करवाओगे तो लाइफ कम हो जाएगी, मेंटेनेंस करवाओगे तो लाइफ उतनी ही रहेगी जितनी थी, और मेंटेनेंस नहीं करवाने से लाइफ कम होगी। मेंटेनेंस से एसिड की लाइफ और एफिशिएंसी नहीं बढ़ती। अपनी बाइक की मेंटेनेंस करवाते हैं, गाड़ियों की आप, क्या होता है? पहले दिन से अच्छी चलती है क्या वो? पता नहीं भाई। अगर आप अपने कार की मेंटेनेंस करवाएं, मेंटेनेंस मतलब आप उसकी उसको धुलवा रहे हैं, सर्विस करवा के ऑयल वगैरह चेंज करवाएं, उससे उसकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ती, पहले दिन से अच्छी नहीं हो सकती वो। लेकिन अगर आप उसके इंजन में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करवाएं, इंजन को रिप्लेस करवें और अच्छा भारी इंजन उसमें लगवा दें, तो उसके बाद क्या होगा? अब उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। या आपने बाइक को अल्टर करवाया तो ये इससे उसकी एफिशिएंसी बोले, ऑयल चेंज करवाने से एफिशिएंसी नहीं बढ़ती। ऑयल चेंज करवाएंगे आप तो उसकी एफिशिएंसी मेंटेन रहेगी, जैसे चल रही थी वो वैसे ही चलेगी। इसका मतलब है मेंटेनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने के बाद की पेमेंट्स को पहचानने का तरीका क्या है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं? लाइफ और एफिशिएंसी देखेंगे आप। मुझे बताएं, फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस मतलब आग का इंश्योरेंस ना, आग लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी। ये कब करवाया जाता है? एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने से पहले या उसके बाद? उसके बाद।
एसिड को इंश्योर कंडीशन में लाने के बाद फायर इंश्योरेंस करवा। अब ये जो आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, क्या इससे एसिड की लाइफ या एफिशिएंसी बढ़ेगी? या एसिड बोलेगा मेरा फायर इंश्योरेंस हो गया, अब तो मैं अच्छा चलूंगा? ऐसे तो नहीं होगा ना। इसका मतलब है इसकी लाइफ और एफिशिएंसी नहीं बढ़ती। इसी वजह से फायर इंश्योरेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। लेकिन ओवरऑलिंग करवाएं, वही एसिड पूरा खुलवा दें आप, इससे इसकी लाइफ और एफिशिएंसी बढ़ सकती है। आपने एक कंप्यूटर लिया, यूज कर रहे थे, कुछ सालों बाद उसका आपने मदरबोर्ड चेंज करवा दिया और आला क्वालिटी का जदीद मदरबोर्ड लगवा दिया। अब इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? अब ये जो है ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। हार्ड ड्राइव 100 TB की लगवा दिया आपने, कंप्यूटर बोलेगा वाह मजा आ गया, अब तो मैं बहुत अच्छा चलूंगा। यही होगा ना, इसका मतलब है इससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। रैम आपने 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसे नहीं हो सकता, मदरबोर्ड भी चेंज करवाना पड़ेगा आपको। स्ट्रॉन्ग रैम लगवा दी तो उससे उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपकी एक बिल्डिंग थी 100 साल पुरानी, आपने उसका प्लास्टर निकलवाया, नया प्लास्टर लगवा दिया। अब बताएं इसकी लाइफ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। आपने अपने मकान में जो है वो सारे अच्छे टाइल्स लगवा दिए, क्या होगा? लाइफ बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और ये अमाउंट रिकवरेबल भी है, बेचोगे तो टाइल के पैसे भी मिलेंगे, टाइल लगे हुए। इसका मतलब क्या हुआ? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को पहचानने के तरीके आपके सामने ये सारे आ चुके हैं। अब एग्जाम्पल्स आगे आएंगी, जो मैंने सारी बोली है वो आगे लिखी हुई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को पहचानने का आखिरी तरीका, अगर किसी एक्सपेंडिचर को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कह रहे हैं ना, तो उसका अमाउंट में मटेरियल होना जरूरी है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। गौर से सुनिएगा। प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी सेज दैट इफ यू मेक एनी एक्सपेंडिचर and that expenditure is material for you, when not showing that expenditure may affect the decision of the users of accounting information। क्या मतलब है? यानी अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर है, वो एसिड था, उसका एक्सपेंस बना के आपने शो कर दिया, गलत किया ना आपने। अगर इसको ऐसा करने से यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का फैसला चेंज नहीं होगा, तो ये इमटेरियल है, और यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का डिसीजन चेंज हो जाएगा, ये गलती आपने जो की है इससे, तो ये मटेरियल है। मटेरियल वो चीज होती है जिससे आपका यूजर जो फैसला कर रहा है ना इन्वेस्टमेंट का, क्रेडिट देने का, वो चेंज हो जाए। आपने एक रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ली, वो रेवेन्यू थी नहीं, और उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने की वजह से यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ने आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दी, क्रेडिटर ने, और उसका डिसीजन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। लेकिन अगर कोई रेवेन्यू थी, वो नॉमिनल सी रेवेन्यू थी आपके बिजनेस के लिहाज से, असल में वो रेवेन्यू थी नहीं, आपने उसको रेवेन्यू शो कर दिया, छोटा सा अमाउंट है, तो उसको रेवेन्यू शो भी कर दे तो वो उसको देख के थोड़ी फैसला करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई अमाउंट आपके बिजनेस के लिहाज से उस वक्त मटेरियल होगा जब उस अमाउंट में गलती आपके यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के डिसीजन को चेंज कर दे, वो कुछ और डिसीजन ले ले, अगर उस अमाउंट को कुछ गलती कर दे आप उसमें, तो वो मटेरियल अमाउंट होगा। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में डस्टबिन खरीदी गई, डस्टबिन अच्छी से अच्छी डस्टबिन खरीद ले आप, बताएं, बड़ी जबरदस्त भारी डस्टबिन खरीदी आपने, मोटे प्लास्टिक वाली, क्या होती है ये डस्टबिन? कौन सा एसिड है? करंट एसिड, फिक्स एसिड? लो, नॉन करंट एसिड है ना। बड़े भारी प्लास्टिक वाली बड़ी वाली डस्टबिन आपने ली है, एक से ज्यादा अकाउंटिंग तक फायदा देगी डस्टबिन। ये डस्टबिन कैपिटल कौन सा है? टेंजिबल नॉन करंट एसिड है आपका, लेकिन उसका अमाउंट इतना नॉमिनल सा होता है कि उसको अगर आप एसिड बना दें, फिक्स एसिड में डाल दें, तो मुसीबत का शिकार हो जाएंगे आप। कैसे? हर साल उसका डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, उसकी रिकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ऐसे छोटे मोटे एक्सपेंस को तो लग रहे होते हैं क्या नॉन करंट एसिड, उसको उसी सारा एक्सपेंस बना देती है। अब अगर डस्टबिन मैंने खरीदी 1,500 रुपए की, और मैंने उसको एसिड बनाने के बाद एक्सपेंस बना दिया, तो गलत किया ना मैंने, तो वो तो एसिड था, मैंने एक्सपेंस बना दिया। क्या इससे मेरे यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के डिसीजन पे इफेक्ट आएगा? लाखों करोड़ों का बिजनेस चल रहा है मेरा, गुल अहमद मेरी है भाई, उस गुल अहमद में ये मैंने डस्टबिन ला के रखी है, 1,500 की डस्टबिन थी, एसिड थी, मैंने इसको एक्सपेंस बना दिया, और मैंने इनकम स्टेटमेंट वगैरह बना के दे दिया जिसमें एक्सपेंस 1500 शो कर दिया, हालांकि ये 1500 एसिड था। अब इन्वेस्टर क्या इस 1500 की वजह से डिसीजन ले रहा है क्या? नहीं, वो तो दूसरी चीजों को देख के डिसीजन लेगा। इतना छोटा सा अमाउंट है कि इसको
गुल अहमद के सामने, उसके रेवेन्यूज के सामने, उसके एक्सपेंसेस के सामने इसकी कोई औकात नहीं है, तो हमने इसको एसिड के बजाय एक्सपेंस किया। तो अकाउंटिंग के लिहाज से तो ये गलत लग रहा है, लेकिन ये सही है। क्यों? क्योंकि इतना अमाउंट इमटेरियल है कि इसको एसिड बनाने में हमारे काफी अमाउंट खर्च होंगे। हमें अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, वो जाएगा, उसकी लाइफ डिटरमिन करनी पड़ेगी डस्टबिन की, उसका हर साल का डेफिशिएंट निकालना पड़ेगा, काम लगेगा उस पर भाई। और वो बोलेगा आज मैं, आपका अकाउंटेंट बोलेगा आज मैं डस्टबिन का डेप्रिसिएशन निकालने जा रहा हूँ, तो वो तो अजीब सी बात हो जाएगी ना। इसी वजह से अगर आप कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है और वो आपके लिहाज से इमटेरियल है, अब आईसीएमए के लिहाज से जो इमटेरियल है, आईसीएमए के लिहाज से जो मटेरियल है, वो गुल अहमद के लिहाज से मटेरियल नहीं होगा। आईसीएमए में जो खर्चे होते हैं, आईसीएमए गुल अहमद की बहुत रेवेन्यूज है ना। आईसीएमए की तो रेवेन्यूज तो नहीं है, तो इंस्टीट्यूट है, वो एक बिजनेस चला रहे हैं, वर्ल्ड वाइड उनकी प्रोडक्ट सेल हो रही है। अमेजोन ले आओ, चलो आईसीएमए और अमेजोन को आप कंपेयर कर लें, आईसीएमए की रेवेन्यूज और अमेजोन की रेवेन्यूज। अब आप बताएं, जो आईसीएमए के लिए मटेरियल होगा, मटेरियल अमाउंट बड़ा अमाउंट होगा आईसीएमए के लिए, वो अमेजोन के लिए इमटेरियल हो जाएगा। इसका मतलब मटेरियल है या इमटेरियल है, इसका फैसला वक्त करता है। वक्त, आप जिस वक्त जहां बैठे हुए वहां बैठ के आप डिसाइड करेंगे वेदर दिस अमाउंट इज मटेरियल और इमटेरियल। मटेरियल का मतलब बड़ा तो है, लेकिन बड़ा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं। देखना पड़ेगा आपको, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इमटेरियल होता है वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल हो सकता है। एक ठेले वाले के 100 रुपए गिर जाए, इसकी बानिस्बत अगर गुल अहमद के सेठ के 100 रुपए गिर जाए तो मुड़ के भी नहीं देखेगा 100 रुपए गिर जाएगा। जब ठेले वाले ही गिर जाएगा तो वो ठेला छोड़ के पहले 100 रुपए उठाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पर्सन टू पर्सन मटेरियल और इमटेरियल की जो क्राइटेरिया वो चेंज हो रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को मटेरियल होना चाहिए। इफ इट इज नॉट मटेरियल यू विल नॉट ऐड इट टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो हमने ये क्राइटेरियाज देख लिए, अब एग्जाम्पल्स देखें। और ये मैंने आपको क्यों बताए, मरियम नाम है ना तुम्हारा, क्यों बताए कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्राइटेरियाज। अच्छा, मैंने आपको सिर्फ किसके क्राइटेरिया बताए, सवाल पूछते हैं दोबारा, मैंने आपको सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्राइटेरिया बताए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक भी क्राइटेरिया डिस्कस नहीं हुआ। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होते वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते। यानी कि देखिए नीचे लिखा हुआ है, एनी एक्सपेंडिचर दैट इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब अगर मैं शुरू में आपके साथ ये बात करता, आज हम कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे और आज मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो बोलते ये क्या बोल रहे हैं भाई। लेकिन अब आपकी समझ में आ रहा है। जब हम लोगों ने बिजनेस लॉ पढ़ना शुरू किया ना, तो उसमें हमने, अभी आप पढ़ेंगे कॉर्पोरेट लॉ, तो उसमें हमने उसकी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखी। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन जब लॉ में निकाली तो क्या लिखी हुई पता है आपको, पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। हमने बोला लो भाई ये क्या मतलब है यार। फिर हम लोगों ने टीचर का पहुंच गया, सर ये क्या लिखा हुआ है, पब्लिक कंपनी वो होती है जो, अभी भी ऐसे लिखा है पढ़िएगा, पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। तो उन्होंने बोला इसके लिए आपको प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। तो फिर हमने प्राइवेट कंपनी को जाके देखा तो प्राइवेट कंपनी एक्सप्लेन हुई थी। तो जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है पब्लिक कंपनी होती है। लॉ में बहुत सारी जगह पे ऐसे लिखा हुआ होता है। बहरहाल तो हमने उसको यूज कर लिया। हर वो एक्सपेंडिचर जो कैपिटल नहीं होता वो रेवेन्यू होता है। मतलब जो इन क्राइटेरिया, किसी एक क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतर रहा, एक पर भी पूरा नहीं उतर रहा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एग्जांपल्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल, कॉस्ट पेड टू सप्लायर, सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर तो यही। अच्छा, सेल टैक्स नेसेसरी भी है, रीजनेबल भी है, ऐसे की लाइफ में एक दफा पे होगा, रिकवरेबल भी है, 1 से 10 साल तक बेनिफिट देगा। देखिए सारी डेफिनेशन लग रही है। कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह, फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, फाउंडेशन, टेस्ट रन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन, टेस्ट रन कॉस्ट और कॉस्ट रिजल्टेड इंक्रीज इन द लाइफ ऑफ एसेट। और इसके बाद इंटरेस्ट इफ क्वालिफाइंग एसेट। इसका मतलब क्या है, देखिए इंटरेस्ट, अगर आपने किसी एसेट को परचेज करने के लिए अमाउंट उधार लिया है बैंक से या कहीं और से, तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा या नहीं होगा, इस पर एक आईएएस पढ़ेंगे आप, दैट इज कॉल्ड बोरोइंग कॉस्ट। अभी मैं आपको इसके मुताबिक एक बात बता सकता हूं, एसेट को यूजफुल कंडीशन में लाने से पहले अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना तो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना। यूजफुल कंडीशन में लाने के बाद पे कर रहे हो तो ऐड नहीं करना। बस मैं आपको यही बता देता हूँ, इससे ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट आप पढ़ेंगे आगे चैप्टर। इंटरेस्ट अगर बोल रहा है मैंने इंटरेस्ट दिया 1000 एसिड यूजफुल कंडीशन में लाने से पहले, ये ऐड कर देना। फिर इंटरेस्ट पे किया 2000,
एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने के बाद तो वो ऐड नहीं करते। इसके बाद क्या आ गया ETC, इसका मतलब क्या होता है वगैरह वगैरह। ये हम कब कब यूज करना चाहिए पता ही है एक्सेट्रा। वैसे इसका यूज क्या है मैं आपको बताता हूं। इसका यूज ये है कि अगर लिस्ट इतनी बड़ी है कि लिखी नहीं जा सकती तो आप एक्सेट्रा लगाएंगे, जबकि हम लोग कब लगाते हैं जब हमारी लिस्ट खत्म हो जाती है, एक्सेट्रा लगा देते हैं। हालांकि ये गलत यूज हो गया। इसका मतलब होता है सो ऑन। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स देखिए आप। रिपेयरिंग ड्यू टू नेग्लिजेंस, मतलब वही एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने से पहले तोड़ दिया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने के बाद करते हैं लेकिन इससे लाइफ और एफिशिएंसी नहीं बढ़ती। फायर इंश्योरेंस, एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने के बाद होता है और इससे लाइफ और एफिशिएंसी नहीं बढ़ती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है उससे लाइफ बढ़ रही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लाइफ नहीं बढ़ी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। अब इसके अलावा जो भी है वो रेवेन्यू में चला जाएगा। अगर रिपेयर नहीं करें तो लाइफ कम हो जाएगी, ये उसका अगेंस्ट केस हो गया। रिपेयर किया और लाइफ बढ़ गई तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिपेयर किया और लाइफ नहीं बढ़ी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर नहीं किया फिर तो एक्सपेंडिचर ही नहीं हुआ ना, फिर तो हमें फैसला ही नहीं करना कि कैपिटल है रेवेन्यू है। फाइन वगैरह ये सब आ गया। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कब का है, यूजफुल कंडीशन में लाने से पहले का या बाद का, उनकी डेफिनेशन अलग है। सही है, यहां तक हमने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिफरेंसेस भी देख लिए और हमने ये भी देख लिया कि हम कैसे, और एग्जाम्पल भी देख ली, क्राइटेरिया भी देख लिया। नाउ वी आर रेडी फॉर व्हाट, अब हम रेडी हैं इस काम को करने के लिए जो हमने शुरू किया था। वी आर गोइंग टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एसिड, और एसिड की कॉस्ट को कंप्यूट करने का क्या तरीका है, क्या आप क्या करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड कर दें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इग्नोर करें, और इसके अलावा जो ट्रेड डिस्काउंट है वो एसिड कॉस्ट में से लेस होगा और कैश डिस्काउंट भी एसिड कॉस्ट में से क्या होगा, लेस होगा। सही है, तो अभी हम लोग अभी न्यूमेरिकल में जा रहे हैं। मैंने आपको हैंडआउट भेजा है, तो अभी मैं आपको हैंडआउट भेजता हूं, उसके बाद फिर जो है हम जाएंगे इसमें। ओके, हैंडआउट मैंने सेंड कर दूंगा। अच्छा बेटा, तो एसिड की कॉस्ट को निकालने के लिए क्या करना है आपको, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, कैश डिस्काउंट भी लेस कर देंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर देंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इग्नोर कर देंगे। तो आपके सामने देखिए क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में पहले हम रीड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, Jan 1, 2007 को अदनान कंपनी ने एक मशीन परचेज की जिसकी लिस्ट प्राइस है 2 लाख। सबसे पहले लिस्ट प्राइस दे दी उसने, सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट आपको डिडक्ट कर लेना है। द क्रेडिट टर्म वर्ड 210 नेट 30। इसका मतलब क्या है, ये जो उधार दिया गया है वो वैसे 30 दिन के लिए दिया गया है, लेकिन 10 दिन के अंदर हमने पेमेंट कर दी तो 2% डिस्काउंट मिलेगा। अब हमने पेमेंट कब की है, ये थर्ड लाइन के लास्ट में देखिए, Jan 1, 2007 को कंपनी ने पेमेंट कर दी। अब अगर Jan 1 को हमने खरीदा है, 10 दिन हमें पीरियड मिला था, कब तक पेमेंट करते तो डिस्काउंट अवेल हो जाता, 11 तारीख, 11 को ही पेमेंट हो जाती तो डिस्काउंट अवेल हो जाता। तो हम क्या करेंगे, हमने जनवरी 9 को ही पेमेंट कर दी तो डिस्काउंट अवेल हो गया। तब मैं आपको करवा रहा हूँ सारा, 180 पे ही लगेगा। ओके, हमने तो एसिड 2 लाख का खरीदा ही नहीं है, 2 लाख में 10% तो पहले हमें डिस्काउंट मिल गया, तो 2 लाख का 10% माइनस कर लेंगे 20,000, तो ये 180 का पड़ गया ना हमें एसिड। अब इस 180 पर हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, सेल टैक्स इज पेबल एट द रेट ऑफ 5% नेट कैश प्राइस। ये जो नेट कैश प्राइस निकलेगी ना 1,80,000 में डिस्काउंट लेस करने के बाद, इस पर हमें सेल टैक्स भी देना है। और सेल टैक्स क्या होता है भाई, सेल टैक्स 2 टाइप के एक्सपेंडिचर है ना, पेमेंट्स को कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सेल टैक्स कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये एसिड कॉस्ट में से माइनस ऐड होगा। माइनस होने वाली सिर्फ 2 ही चीजें हैं, कौन कौन सी, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बाकी ऐड होने वाली चीजें। अब बताओ, फाउंडेशन, अभी बता रहे फॉलोइंग आर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, फाउंडेशन ऐड होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंस्टॉलेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, टेस्ट रन कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फ्रेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 2 साल का फायर इंश्योरेंस क्यों नहीं है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहली बात 2 साल का फायर इंश्योरेंस एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने के बाद की पेमेंट है, और बाद की पेमेंट में ये देखते हैं कि लाइफ और एफिशिएंसी बढ़ रही है या नहीं। तो फायर इंश्योरेंस से एसिड की लाइफ में इजाफा नहीं होता, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रास्ते का इंश्योरेंस,
एसिड की लाइफ में एक धाव पे होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और डिफरेंट और भी रीजन है ना जिसकी वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये एसिड को हासिल करने के लिए नेसेसरी रीजनेबल दोनों होते ही। एसिड की एक से ज्यादा साल तक फायदा देगा ही। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन सर्टेन पार्ट ऑफ द मशीन वाज डैमेज्ड दैट वाज रिप्लेस्ड एट 500, ये रिपेयरिंग है। ये भी आपको बताया था कि ये एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं होगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंपोर्ट ड्यूटी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सर्टेन पार्ट वाज रिप्लेस्ड विद एन एडवांस 1, 3, हाँ ये ऐड होगा क्योंकि एसिड की एफिशिएंसी बढ़ाएगा। ड्यूरिंग रास्ता ट्रांजिट कंपनी ड्राइवर पेड फाइन ड्यू टू नॉट फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, ये वही हो गया, ये एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। अब ये क्या कह रहा है रिक्वायर्ड में, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मशीन। सबसे पहले एसिड की कॉस्ट निकालो, फिर वो कह रहा है इसको रिकॉर्ड भी करो। तो आइए हम एसिड की कॉस्ट निकालते हैं। पहला क्वेश्चन एसिड की कॉस्ट निकालना। इसमें कॉस्ट निकालने का पैटर्न ना बिल्कुल फिक्स है, इसी तरीके से आप काम करेंगे हमेशा। हैंड आउट क्वेश्चन नंबर 1, रिक्वायर्ड नंबर 1, कंप्यूटेशन फॉर टोटल कॉस्ट। सबसे पहला काम यही है। सबसे पहले आप क्वेश्चन में जाएंगे और लिस्ट प्राइस देखिए। लिस्ट प्राइस कितनी लिखी हुई है, 2 लाख। बेटा आज की क्लास की बेस पर ही अगली क्लास होगी, रिवाइज करके आना इसको। सबसे पहले आप लिस्ट प्राइस लिख देंगे, तो इसको भी हटा देता हूं ताकि जो है लिस्ट प्राइस आपको शो करनी है। एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला है जब लिस्ट हमें देना ही नहीं है लिस्ट प्राइस तो शो क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन में शो किया हुआ है ना, तो हमें शो करनी है। कितने की लिस्ट प्राइस है, 2 लाख। 2 लाख का इनिशियली एसिड था और हमें उसने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 10%, तो इसको हम एसिड कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। दिस इज अनकंडीशनल डिडक्शन, कोई कंडीशन नहीं है इसमें, डायरेक्ट लेस कर देनी है। कैश डिस्काउंट कंडीशनल होता है, पेमेंट करोगे डिस्काउंट पीरियड में तो लेस होगा। 10% लेस करना है तो हम लेस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट 2 मिनट। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह आपको कामयाब करे, थैंक यू। आ जाओ, चला गया। ट्रेड डिस्काउंट कितना, 2 लाख का 10% कितना बनेगा, 20,000। तो 20,000 में यहां से माइनस कर दूंगा, तो अब मुझे एसिड कितने का पड़ गया। अब मुझे एक बात बताएं, एसिड की लिस्ट प्राइस 2 लाख थी, 20,000 उसने छोड़ दिए, एसिड पड़ गया 1,80,000। अब वो इनवॉइस बना के दे देगा हमें। इनवॉइस इज द डॉक्यूमेंट दैट इज इशूड टू कस्टमर। उस इनवॉइस में क्या लिख के देगा वो कि ये एसिड मैंने इसे 1,80,000 का बेचा है और मैंने इसे कहा है कि 2 दिन में 10 दिन में दोगे तो 2% डिस्काउंट और 30 दिन के लिए उधार दिया गया। तो उस इनवॉइस पर वो 2 लाख रुपए लिख के नहीं देगा, उसने बेचा ही नहीं है 2 लाख का, उसने तो 1,80,000 का भेजा है, तो 1,80,000 रुपए लिख के देगा। तो 1,80,000 रुपए जो है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं इनवॉइस प्राइस, क्योंकि ये इनवॉइस में लिखी जाएगी, तो इसका नाम ही इनवॉइस प्राइस पड़ गया। फिर हम गए जनवरी 9 को, जनवरी 1 को तो हमें 1,80,000 का था ये हमारे लिहाज से, जनवरी 1 तक का ये कंपटीशन होगा। फिर जब हम गए जनवरी 9 को पेमेंट कर दी, तो उसने बोला था कि 10 दिन में दोगे तो 2% डिस्काउंट। अब इसका मतलब है हमें 1,80,000 में से 2% और नहीं देने, तो हमें एसिड और सस्ता पड़ गया। तो हम क्या करेंगे, इस वाले डिस्काउंट को भी इसमें से लेस कर देंगे। कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। कितने, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, कितना बना, इसमें से 2% लेस कर दो, 3,600 रुपये हमें और नहीं देने। इसका मतलब है हमें कितने पैसे देने, हमें देने 1,764,00। अब ये कैश निकालेंगे हम अपनी पॉकेट में से और डीलर को दे देंगे। इसी वजह से इसका नाम है नेट कैश प्राइस। इतना अमाउंट हमने दे दिया। अब इसमें स्टूडेंट गलती क्या करता है, वो यहां पर 2% अप्लाई करने के बजाय वो ये देखता है यहां लिखा हुआ है 210, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10 कर देता है।
आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, 10 तो दिन है। देखिए 10 लिखे हुए ना 210 में, 10 दिन है। 10 डेज में अगर डिस्काउंट पीरियड है ये 10, जबकि 2 है परसेंटेज, यानी यहां पर 2% लिखने के बजाय सिर्फ 2 ही लिखा जाता है टर्म में, वरना लिखना चाहिए 2% अपॉन 10। वो 2% अपॉन 10 लिखने के बजाय 2 ही लिखते हैं सिर्फ पूरी दुनिया में, लेकिन ये 2 नहीं है, ये 2% है। अब स्टूडेंट बेचारा वो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10 क्यों कर देता है, क्योंकि नीचे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। तो ये एरर हो सकता है, एहतियात कीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100 करना है भाई, वरना फिर सारा जो है मामला गलत हो जाएगा। अच्छा, एक और एरर भी वो कर सकता है, वो ये बताता हूं आपको। सेल टैक्स दे रहे हैं हमें कितना, 5%, इसी अमाउंट पे नेट कैश प्राइस पे। ये सेल टैक्स वो हमसे ले रहा है, ये सेल टैक्स वो हमसे रिसीव करेगा कौन, सप्लायर, और किसको दे देगा, गवर्नमेंट को। इस सेल टैक्स से हमारे एसईडी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, एंड दिस सेल टैक्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस मस्ट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। हमेशा सेल टैक्स इसी तरीके से यहां पर ऐड होगा, किसका, 1,76,400 का कितना परसेंट, 5%। चले ऐड करेंगे, आप ऐड करेंगे, लेस नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट गलती क्या करता है, वो गलती सुनिएगा, वो यहां पर ऐड करने के बजाय ना लेस कर देता है। क्यों, पहला लेस किया 20,000, फिर लेस किया 3,600, फिर आगे आया, फिर लेस कर देता है 8,820। लेस करते हुए आ रहे हैं, ये इंसान की आदत है, रिपीटेडली जो काम कर रहा होता है फिर वही काम कर रहा होता है। इसी वजह से यहां पर एहतियात करना है कि इन दो चीजों के अलावा कुछ भी लेस नहीं करना है आपने। सेल टैक्स ऐड होगा, लेस नहीं होगा, एहतियात जरूरी है जीने के लिए, मतलब इस कंप्यूटेशन को बनाने के लिए। अब वो जो हमारा सप्लायर है वो एक नई इनवॉइस बनाएगा, उस इनवॉइस पे क्या लिखेगा कि मैंने ये ऐसी 1,76,400 का भेजा है और 8,820 रुपये सेल टैक्स लिया है, टोटल हो गया 1,85,220। और क्योंकि अब ये इनवॉइस फाइनल इनवॉइस है, अब ना कुछ ऐड होना है इसमें ना लेस होना है इस रसीद में, इसी वजह से इसका जो नाम है वो पड़ जाता है नेट इनवॉइस। नेट इनवॉइस मीन्स दिस इज द फाइनल अमाउंट ऑफ द इनवॉइस and we have not to pay any additional amount and we don't have to pay and we do not have to deduct any amount from it. This is the final amount. यहां तक सप्लायर और हमारा ताल्लुक खत्म। हमें एसिड पड़ गया 1,85,220 का, लेकिन जिंदगी इसके आगे भी है। अब वो क्या है कि हम मजीद पेमेंट्स भी करेंगे, तो वो जो मजीद पेमेंट्स हम करेंगे उनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर एसिडी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इग्नोर हो जाएंगे। जी बोलिए। सेल टैक्स सप्लायर को देंगे, सप्लायर गवर्नमेंट को देगा, डीलर वही सप्लायर डीलर जिससे हमने मशीन खरीदी है उसको दे देंगे हम। सेल टैक्स हमेशा आप उसी को देते हैं जिससे आप कमोडिटी परचेस करते हैं, अब वो गवर्नमेंट के पास जमा करवा देता है। अब इसमें तमाम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर दिया जाएगा, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अब सारी लाइन लग जाएगी। अभी एक और सवाल आपके सामने आने वाला है, आर यू रेडी, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन आने वाला है आपके पास। सही, आप जरा जो है वो सही तरीके से अटेंटिव पढ़िएगा, और बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन उससे पहले मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखवाइए। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर सेल टैक्स के बाद फाउंडेशन, तो आप लिख देंगे फाउंडेशन, ये एसिडी कॉस्ट में ऐड होगा 1,780, इसको लिखेंगे फर्स्ट फिगर में। इसके बाद इंस्टॉलेशन टेस्ट रन कॉस्ट, पहले नाम लिख लेते हैं, इंस्टॉलेशन टेस्ट रन कॉस्ट और फ्रेट, हाँ फ्रेट, और 2 साल का फाइन इंश्योरेंस, ये तो ऐड नहीं हो सा, इसको ऐड नहीं कर जुलो। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ओके, ये भी ऐड होगा। और बताओ, ड्यूरिंग इंपोर्ट ड्यूटी, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट रास्ते का इंश्योरेंस है। बिजनेस में इट इज एज्यूम नेसेसरी एंड रीजनेबल, इंश्योरेंस इज नेसेसरी एंड रीजनेबल व्हाइल यू आर डूइंग बिजनेस। पर्सनल लाइफ में नहीं होता, इस वजह तुम्हें अजीब सा लग रहा है। पर्सनल लाइफ में तुम इंश्योरेंस करवाते नहीं हो, तो बोलते अल्लाह से इंश्योरेंस करवाया हमने, बिजनेस में ऐसा नहीं। अब वो फिर उसका इंश्योरेंस है ना कि रास्ते में कुछ भी हो सकता है ना, आग भी लग सकती है, रास्ते में कहीं इधर उधर भी चले जाता है एसिड। अब लेके आ रहे थे, ड्राइवर कहीं और लेके चला गया एसिड, है कुछ भी हो सकता है, उससे का इंश्योरेंस करवाया जाता है। पर्सनल लाइफ में आप लोग कब करवाते हैं, आप टीवी लेके आ रहे हैं इंश्योरेंस करवाते रास्ते का, लेकिन बिजनेसमैन ऐसा नहीं करेगा। प्लांट आ रहा है उसका ट्रक्स के अंदर, इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ, अगर रास्ते में कुछ भी हादसा होता है उसका प्लांट जाया हो जाएगा,
प्लांट बहुत कॉस्टली होता है, जबकि इंश्योरेंस का प्रीमियम नॉमिनल होता है इसके लिहाज से, तो इस वजह से वो इंश्योरेंस ही ट्रांजिट करवा लेते हैं। समझ आ रही बात? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है रास्ते का इंश्योरेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रास्ते का इंश्योरेंस इज नेसेसरी एंड रीजनेबल, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। फायर इंश्योरेंस जो बाद में करवाया जाता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। देखना पड़ेगा ना कौन सा इंश्योरेंस है। अब तूने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया हुआ है ड्राइवर का है, तो इसका तो एसिड से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इंश्योरेंस की टाइप देखनी पड़ेगी, एसिड से रेलेवेंट होना चाहिए। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट में ना एसिड से रेलेवेंट हर चीज शामिल होती है, गिरने की वजह से, फायर की वजह से, चोरी की वजह से जो जो नुकसान होंगे, वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि अनकंट्रोलेबल होती है। इंश्योरेंस आप पढ़ेंगे बाद में, हो सकता है अनकंट्रोलेबल चीज का इंश्योरेंस नहीं होता, कंट्रोलेबल चीज का इंश्योरेंस होता है। जो है वो क़यामत आ गई, अब इसका तो जलजला आ गया, ऐसी जमीन के अंदर चला गया। अब उसमें देखना पड़ेगा आपके और कंपनी के दरमियान, इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान क्या एग्रीमेंट हुआ, उसके मुताबिक चीजें चलेंगी। जी, जब तक हमारी बिल्डिंग में नहीं आ जाता तब तक का इंश्योरेंस है। वो एग्रीमेंट में मेंशन होता है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और इसमें आप कोई पक्की बात भी नहीं कह सकते। ये इंश्योरेंस कितना होता है रास्ते का, इट डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड इंश्योरेंस कंपनी। हो सकता है आपसे इंश्योरेंस कंपनी की बात हुई हो कि मलेशिया से लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर तक का इंश्योरेंस है बस, उसके बाद का नहीं। हो सकता है बोला जाए भी कराची में आने से पहले पहले का इंश्योरेंस, कराची के अंदर एंटर हुए इंश्योरेंस खत्म, तो एग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा। नहीं, लेकिन जब तक जहां तक का भी हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको एसिडी कॉस्ट में ऐड करना। सर्टेन पार्ट में रिप्लेस विद एन एडवांस वन, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट है ना, ये भी ऐड होगी। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये फायर इंश्योरेंस तो पहली बात है, एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने से पहले का नहीं है, बात का है। बाद वाले एक्सपेंडिचर के लिए डेफिनेशन क्या आती है, एसिड की लाइफ और एफिशिएंसी बढ़ाए, और फायर इंश्योरेंस से लाइफ और एफिशिएंसी नहीं बढ़ती, इस वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। फायर इंश्योरेंस पर आप वो वाले क्राइटेरियाज नहीं अप्लाई करेंगे, नेसेसरी रीजनेबल वाला, और एसिड की लाइफ में 1 से 10 साल तक बेनिफिट दे। फायर इंश्योरेंस 1 से 10 साल तक बेनिफिट नहीं दे सकता, हर साल का फायर इंश्योरेंस अलग अलग करवाना पड़ता है। एक ही लगेगा, ठहर जाओ, एक भी कंडीशन नहीं लगती फायर इंश्योरेंस में। फायर इंश्योरेंस में एक भी कंडीशन नहीं लगती, एसिड को हासिल करने के लिए नहीं है, ये यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए भी नहीं है। तो नेसेसरी रीजनेबल की तो कहानी खत्म हो गई। दूसरा, एसिड की लाइफ में एक दफा पे नहीं होगा, 1 से ज्यादा मरतबा पे होता है फायर इंश्योरेंस, हर साल का पे करना पड़ता है। एसिड की लाइफ में 1 से 11 साल तक बेनिफिट भी नहीं देता, ये 1 साल का बेनिफिट 1 साल में ही देगा, वो अगले साल का अलग फायर इंश्योरेंस करवाओ। तो कोई भी डेफिनेशन नहीं उतर रही ना फायर इंश्योरेंस पे, तो और बाद वाली भी नहीं उतर रही कि एसिड की लाइफ और एफिशिएंसी भी नहीं बढ़ाता है। बढ़ रही है, कोई डेफिनेशन लग रही है। रीजनेबल वाली जो डेफिनेशन है ना, उसमें क्या है, एसिड को हासिल करने के लिए या यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी रीजनेबल होना चाहिए। और फायर इंश्योरेंस एसिड को हासिल करने के लिए भी नहीं है, यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए भी नहीं है, तो डेफिनेशन ही खत्म हो गया ना फिर। तो फिर नेसेसरी रीजनेबल तो बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि ये एसिड को हासिल करने के लिए, यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए। समझ में आ गई बात आपके? अब मुझे अमाउंट लिखवाइए। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन होती है, कमेंट ऑन द वीडियो, आई विल आंसर। कमेंट वगैरह जो है ना, उससे बहुत मजा आता है। बहरहाल आई एंजॉय इट। ज्यादा कमेंट नहीं कर देना, वरना चल रहा है मामला ही जो है खराब हो गया। हर चीज की ज्यादती जो है वो इंसान के लिए नुकसानदेह होती है। अगर आप बादाम भी बोरी भर के खा लें तो आप हॉस्पिटल में होंगे। जी बताए, फाउंडेशन किसकी तरह? नहीं, उनकी बात सुन लेते। हानिकारक मतलब डेंजरस। हिंदी क्लासेस लेनी पड़ेगी तुमसे। सही है, सही है। काली माता की तरफ रहते हैं आप, भूतनाथ के दोस्त तो नहीं है आप। बहरहाल तुम्हारा भूतनाथ तो आजकल आ नहीं रहा, तबियत खराब है उसकी। वो उसका नाम बेटा, उसका मजाक नहीं, अबू बकर नाम है उसका, नाम खराब नहीं करें। अगर शाजिया नाजिया नाम होता तो फिर आप खराब करने वाले। जी ओके, इट्स ओके। नाउ फाउंडेशन हो गया, इंस्टॉलेशन का अमाउंट है 1500,
टेस्ट रन कॉस्ट 1000, फ्रेट 5000, ये सारे एसिडी कॉस्ट में ऐड होंगे। सवाल आने वाला है, इश्योरेंस इन ट्रांजिट 1000, इंपोर्ट ड्यूटी 1000 और ये 3000, बाकी छोड़ देंगे हम क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स नहीं है, वो ज्यादा होगी। अब इस सबको सम करके यहां लेके आ जाएंगे, दिस इज द टोटल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, इसको एसिडी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो आप मुझे बताएं, जो मैंने लिस्ट आपको लिखवाई है और इस सवाल में जो आई है, इसके अलावा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है? क्राइटेरिया की बात नहीं कर रहा, एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूं। हो सकता है, तो उसको पहचानने के लिए क्राइटेरिया लगाइएगा। अब आप इसमें देखिए, इसमें ऐड कर लेंगे इसको ऊपर वाले अमाउंट, तो आपको एसिड की टोटल कॉस्ट मालूम चल गई कि एसिड हमें कितने का पड़ गया, 1,99,500। एसिड की कॉस्ट में से सबसे पहले क्या किया, लिस्ट प्राइस में से टेक डिस्काउंट लेस किया, इनवॉइस प्राइस आई, कैश डिस्काउंट लेस किया, नेट कैश प्राइस आई, कैपिटल एक्सपेंडिचर में पहले सेल टैक्स ऐड किया, नेट इनवॉइस लाई, फिर सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड कर दिए। मेरा सवाल यह है कि सेल टैक्स को अगर मैं ऊपर यहां पर ऐड नहीं करता बल्कि इनमें लिखकर ऐड करता, तब भी 1,99,500 ही कॉस्ट आती, लेकिन मैंने उसे ऊपर लिखकर ऐड किया है नेट इनवॉइस से पहले। अगर मैं इस सेल टैक्स को इस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के अंदर लिखकर ऐड करूं, तो हालांकि टोटल कॉस्ट 1,99,500 ही आएगी, लेकिन ये प्रोसेस गलत होगा। वजह क्यों? हाँ, ये बताना मेरे लिए जरूरी था। देखिए, ये नेट सेल टैक्स को इस वजह से ऊपर रखा गया है कि हम ये मालूम करना चाहते हैं कि हमने सप्लायर को कितने पैसे दिए। अगर हम इसको नीचे रख लेंगे ना, सप्लायर का टोटल अमाउंट नहीं निकलेगा। हमने सप्लायर को कितने दिए, सप्लायर को हमने नेट इनवॉइस दिया है, जिसमें से ये वो गवर्नमेंट को दे देगा और ये अपने पास रख लेगा। मैंने आपको ये बात क्यों डिस्कस की, एक तो ये पता होनी चाहिए आपको। दूसरी चीज, अभी आप कहीं सॉल्यूशन देखेंगे ना, तो कुछ लोग गलत सॉल्व करते हैं इसको। कुछ लोग हैं, वो सारे नहीं है, वो सेल टैक्स को यहाँ डाल देते हैं। अब स्टूडेंट मेरे पास सवाल लेके आया था कि सर सेल टैक्स तो ऊपर आपने डाला था, यहाँ तो नीचे है, तो इसका मतलब है आपको सवाल आपका पहले से आंसर हो गया है कि आपको सेल टैक्स को नेट इनवॉइस से पहले ही रखना है। ये हमने एसिड की कॉस्ट कंप्यूट कर ली अल्लाह के करम से, और हम एसिड की कॉस्ट निकालने के काबिल हो चुके हैं। लेकिन सितारों से आगे जहां और भी है, अभी काम और भी है, सही है। अब इसकी देखिए ना, हमें एंट्री बनानी है, गिव एंट्रीज टू रिकॉर्ड, एंट्रीज बनानी है। लेकिन एंट्रीज बनाने से पहले ओनली फॉर यू क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मैंने सिचुएशन बनाई है 5 सिचुएशन, इन तमाम में आपको एसिड की कॉस्ट निकालनी है। मुझे एक बात बताएं, अगर इस कंप्यूटेशन में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ना होते ही नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इस नेट इनवॉइस को ही हम टोटल कॉस्ट बोल देते। अगर सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट होता और कुछ भी ना होता, तो ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो ये इनवॉइस प्राइस आई है ना, इसी को हम टोटल कॉस्ट बोल देते। हालांकि ये है इनवॉइस प्राइस, लेकिन हम इसको टोटल कॉस्ट बोल देते। और अगर सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता, तो इसको हम क्या बोल देते, टोटल कॉस्ट। यानी जो स्टेप नहीं होगा उसको आप स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। अब अगर इनमें से कोई भी ना हो, इनमें से कोई भी ना हो, लिस्ट प्राइस और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, तो लिस्ट प्राइस लिखकर डायरेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड कर लेना, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब मैंने ये जो केसेस बनाए ना, इसमें पहले केस को देखें आप गौर से, इसमें सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट दिया बस। इसकी कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लिस्ट प्राइस देखे पढ़े, सलमान स्टोर परचेज इक्विपमेंट हैविंग अ लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन जनवरी 1, 2007। 1 लाख रुपए लिस्ट प्राइस है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। आप डायरेक्ट 1 लाख में 10% लेस करेंगे ना डिस्काउंट, तो जो आएगा उसका नाम वैसे तो इनवॉइस प्राइस है, लेकिन आप उसको डायरेक्ट टोटल कॉस्ट लिख देंगे। खत्म हो गया है केस। केस है ये ऐसी एक कंपटीशन। बोले नहीं, ये आप जो बोल रहे हैं ना, मैं समझ गया आपकी बात, सुन ले मेरी बात, आपको अभी आपकी बात का जवाब मिल जाएगा। बात यह है कि वैसे तो प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ना हो, सेल टैक्स ना हो, लेकिन हाँ लेकिन मिसाल के तौर पे आपने रिकॉर्ड नहीं करना, वो कह रहे हैं कि आपको ये सारी चीजें
यानी अगर कोई सप्लायर आपको ये कह रहा है सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं दूंगा और ये सब मिला के इतने पैसे लूंगा, तो वो तो उसमें ऑलरेडी ऐड हुआ है, तो फिर आप अभी भी यही करेंगे, आप एंट्री का वेट करें। अभी जो आप बोल रहे हैं ना बात, दोनों कंडीशन में एंट्री में मशीन ही लिखते हैं। वे थोड़ा एंट्रीज का वेट करेंगे ना, आपको नजर आएगी ये चीज। सोचा आपने अच्छा है, लेकिन अगर उसमें वो शामिल ना हो, 1 लाख रुपए का वो एसेट दे रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कर रहा है, बोल रहा है कॉस्ट में शामिल नहीं है, मैं अपनी तरफ से पे कर रहा हूं, तो फिर हम 1 लाख की मशीन को लिखेंगे। एंट्री बन जाए ना, फिर ये सवाल दोबारा पूछेगा, लिख लें आप अपने पास, क्योंकि एंट्री बनते वक्त इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सिचुएशन नंबर 1 का आपको कंप्यूटेशन बनाना है खुद, और 2 लाइनों 3 लाइनों का कंप्यूटेशन है। दूसरा देखें, दूसरे केस से मैंने सिर्फ कैश डिस्काउंट दिया है। देखिए आप, जनवरी 1 2007 को रिजवान स्टोर ने इक्विपमेंट खरीदी, 1 लाख रुपए लिस्ट प्राइस है, और आगे देखिए ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया मैंने इसमें, सिर्फ क्या दिया, क्रेडिट टर्म। क्रेडिट टर्म की मौजूदगी इस बात का सबूत होती है कि हमने उधार पे खरीदा है। कितना परसेंट डिस्काउंट, 5%। अगर 20 दिन में पैसे दो और स्टोर ने देके दे दिए पैसे, 20 दिन डिस्काउंट पीरियड के अंदर ही पेमेंट कर दी, कैसे बनेगा कंप्यूटेशन? कंप्यूटेशन पहले लिस्ट प्राइस आती है, फिर ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है ना, तो आप ये पूरा गायब कर देंगे, ये है ही नहीं। आप लिस्ट प्राइस में डायरेक्ट कैश डिस्काउंट लेस करके, आती तो नेट कैश प्राइस है, लेकिन आप इसे टोटल कॉस्ट लिख देंगे, बना लेंगे। अल्लाह आपकी मदद फरमाए। सिचुएशन नंबर 3, अली अब इसमें मैंने दोनों दिए, ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट भी। ट्रेड डिस्काउंट कितने है, 10%, और 3% है कैश डिस्काउंट, और अवेल हो गया डिस्काउंट। तो इस कंप्यूटेशन को कैसे बनाएंगे आप? शुरू से लेकर यहां तक आएंगे, लेकिन नेट कैश प्राइस को टोटल कॉस्ट लिखेंगे, क्योंकि आगे वाली चीजें नहीं है। आगे 4 सिचुएशन में भी यही है, ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है, कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है, उसको भी सिर्फ नेट कैश प्राइस तक लाना और नेट कैश प्राइस को टोटल कॉस्ट लिख देना। 5वां केस पढ़ो, जनवरी 1 2002 को अली कंपनी ने मशीन खरीदी, ट्रेड डिस्काउंट 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10,000, क्रेडिट टर्म भी दी हुई है, सेल टैक्स भी दिया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दी हुई है। ये कंप्यूटेशन कंप्लीट बनेगा, इसमें सब है। आपको इन 5 केसेस के कंप्यूटेशन बनाने, सही? हाँ, मैं आपको ये काम दे चुका हूं, अभी मैं आपको एंट्रीज बनवा रहा हूं, इसकी एंट्रीज। और अल्लाह के करम से एंट्रीज बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है एंट्रीज में। आप मुझे बताएं, ओरिजिनली आपने एसेट खरीदा कितने का है? 2 लाख का था, 1,80,000 का। 1,80,000 क्या है? इनवॉइस प्राइस। तो पहली बात याद कर लें कि पहली एंट्री हमेशा इनवॉइस प्राइस से बनती है। क्या? पहली एंट्री हमेशा, घर जाके बता देना कि पहली एंट्री हमेशा, कोई आपसे पूछे कि क्या पढ़ा, तो आप बोले पहली एंट्री हमेशा इनवॉइस प्राइस से बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिक्स एसेट की एंट्री बनाते वक्त आपको इनवॉइस प्राइस ढूंढनी है सबसे पहले। पहली एंट्री हमेशा इनवॉइस प्राइस से बनती है। कब खरीदा है हमने ये एसेट? जैन 1 2007। तो 2007 जैन 1 को आप एंट्री बनाएंगे। उधार पे खरीदा है, कैश पे? उधार पे कैसे मालूम चला? यहां लिखा हुआ है क्रेडिट टर्म। क्रेडिट टर्म कब आएंगी? जब उधार पे खरीदेंगे। उसने कहा है ना 30 दिन के बाद आपको पैसे देने हैं, 10 दिन में दे दो तो 2% डिस्काउंट। तो मुझे बताएं क्या एंट्री बननी चाहिए? मशीन खरीदी है हमने और उधार पे खरीदी है, और एंट्री बनेगी इनवॉइस प्राइस से। हाँ भाई, मुस्कुराने वाली आंटी बताएं क्या एंट्री बननी चाहिए? अच्छा, आंटी नहीं बोलना चाहिए, गलत हो गया। हाँ बाजी, एंट्री ऐसी खरीदा, नॉर्मल एंट्री बनेगी यार, जैसे बनती है नॉर्मल एंट्री है। परचेजेस तो मर्चेंडाइज के लिए यूज होता है पेरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में। परचेजेस इज द टाइटल दैट इज यूज्ड फॉर मर्चेंडाइज ओनली एंड इन पेरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। नहीं पढ़ा आपने? तो आपने परचेज कैसे बोल दिया? मशीन तो फिक्स एसिड है, नॉन करेंट एसिड है। बताएं, मशीन ही डेबिट होगी, मशीन अपने नाम से डेबिट होगी। क्रेडिट क्या होगा? अकाउंट्स पेबल। सही बोला आप लोगों ने, ठीक है ना? ये एंट्री आपको पहले से आती है, मैं थोड़ी आपको बता रहा हूँ। कितने से बनेगी? 1,80,000 से, क्योंकि पहली एंट्री हमेशा इनवॉइस प्राइस से बनती है। क्योंकि हम पर लायबिलिटी आएगी ही 1,80,000, 2 लाख का कोई काम नहीं है इधर। बासित नरेशन, परचेज मशीन ऑन क्रेडिट। एकड़ो आसान सवाल, आसान है ना ये?
अब पेमेंट की पेमेंट करने जा रहे हैं आप। पेमेंट कब कर रहे हैं आप? January 9। अगर फुल पेमेंट करते कितनी लायबिलिटी हम पर? 2 लाख या 2 लाख? कितनी लायबिलिटी हम पर? 180। सही है, हम पर 180 की लायबिलिटी है और पेमेंट कर रहे हैं 9 को। पेमेंट अगर पूरी करते हम 180 की तो एंट्री क्या बनाते? अकाउंट्स पेबल डेबिट कर देते और कैश को क्रेडिट कर देते। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। 1,80,000 से बनता ना। हमने पेमेंट पूरी नहीं करनी है, हमने 3600 रुपए का डिस्काउंट लिया है। डिस्काउंट मिलने का मतलब क्या होता है? दिस इज नॉट परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट इज अ टाइटल दैट इज यूज्ड वेयर यू रिसीव डिस्काउंट ऑन मर्चेंडाइज परचेज। बेटा टाइटल आपको याद रखने कब यूज हुए, कब। फिक्स एसेट के लिए है तो ये कैश डिस्काउंट, लेकिन इसको परचेज डिस्काउंट नहीं बोलते। कितने की लायबिलिटी थी मेरी? 1,80,000 की। पेमेंट में कितनी कर रहा हूं? 1,76,400 और डिस्काउंट कितना मिला? 3600। इस डिस्काउंट से हुआ क्या है? मशीन की कॉस्ट कम हो गई। सुभान अल्लाह, जबरदस्त इन्होंने बोला है। आपको पता नहीं, अंदाजा नहीं है कितनी जबरदस्त बात इन्होंने बोली है। बहरहाल 1,80,000 रुपए से लायबिलिटी कम होगी, कैश कम होगा 1,76,400 से। और होना क्या चाहिए कि मुझे यहां पर मशीन को कम कर देना चाहिए, क्योंकि मशीन की कॉस्ट कम हो गई है। मैंने इनिशियली मशीन को 1,80,000 का रिकॉर्ड कर लिया एंट्री में। देखे, मैंने मशीन को इनिशियली 1,80,000 का रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन मैंने पेमेंट 1,80,000 की नहीं की है। मैंने पेमेंट की है 1,76,400। तो मशीन तो कितने की होनी चाहिए? 1,76,400। तो एसेट को क्योंकि मैंने 1,80,000 का रिकॉर्ड कर लिया है, तो अब मेरे जरूरी है कि मशीन को मैं क्या करूं? क्रेडिट। कितने से? 3600 से। अभी तो रिकॉर्ड हो रहा है ना वो फर्स्ट टाइम, अभी उसकी कॉस्ट थोड़ी निकली। सही है। इसके बाद फिर आप कॉस्ट को कॉस्ट मॉडल में चेंज नहीं करते। कुछ रीजन है जिसकी वजह से चेंज हो सकती है, वो आपको आगे इसी चैप्टर में बताऊंगा। क्या होगा? मेड पेमेंट एंड अवेल डिस्काउंट। अब सुनिए जरा कुछ बातें। अब अगर मैं ऐसा ना करता और मशीन को क्रेडिट ना करता तो गलत होता। कैसे? मैं मशीन का अकाउंट बना के दिखा रहा हूं आपको। पहली एंट्री कब बनी? पहली एंट्री 2007 जनवरी 1 को। आप देखें, मशीन को मैंने डेबिट किया 1,80,000 से। गौर से देखें बेटा, 1,80,000 से। सामने क्या लिखा? अकाउंट्स पेबल। फिर मैंने मशीन को क्रेडिट किया 9 में। कब? 2007 जनवरी 9। कितने से क्रेडिट किया? 3600। अगर मैं ये क्रेडिट ना करता, देखिए मैंने कर दिया क्रेडिट। अब कितना आ रहा है इसका अमाउंट? माइनस कर लो। इन दोनों अमाउंट को माइनस करोगे वही आ जाएगा जितना मैंने कैश दिया है, 1,76,400। अगर मैं मशीन को यहाँ क्रेडिट नहीं करता ना, तो यहाँ पर भी अकाउंट के अंदर 1,80,000 आ रहा होता। और ऐसी कॉस्ट 1,80,000 नहीं है, अब 1,76,400 है। सही है। इंशाल्लाह अब इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। यहां तक मैंने बता दिया, कंप्लीट नहीं हुआ ये। नेक्स्ट क्लास